दोस्तों, जीटी लॉग पॉडकास्ट के इस एपिसोड में एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है। मैं आपका होस्ट अनुराग बाजपेयी एक बार फिर से हमारे स्टूडियो में अमित चतुर्वेदी जी का स्वागत करते हैं। थैंक यू अनुराग। अमित, वेलकम वंस अगेन। थैंक यू। कुछ समय पहले अमित के साथ एक बहुत ही अलग तरीके का कन्वर्सेशन था जो कि कम्युनिकेशन स्किल्स या स्टाइल पे बेस्ड था। और आज जब हम लोग एक सब्जेक्ट बात कर रहे हैं जो कि एक अलग तरीके से समाज उसको एड्रेस कर रहा है, उसके बारे में सभी लोग एक तरीके की जिज्ञासा भी रखते हैं। इंटेलिजेंट कोशेंट या आईक्यू, इन सब के बारे में इन जनरल हम सब लोगों को मोटा मोटा पता भी है। हम लोग इसको नंबर से भी एसोसिएट करते हैं, जिसका आईक्यू लेवल 100, 120, जिसका बहुत विरले कुछ लोग होते हैं उनका 200 के आसपास भी होता है। बट आज के समय में ईक्यू या इमोशनल कोशेंट, ये अपने आप में एक नया टर्म या टर्मिनोलॉजीज हम सब लोग उससे वाकिफ़ हो रहे हैं। इसी चर्चा पे हम लोग अमित के साथ में आज बातचीत करेंगे और जानेंगे ईक्यू या इमोशनल कोशेंट क्यों इतना ज़रूरी होता जा रहा है। हम सब लोगों को इस चर्चा को एक तरीके से एक लर्निंग की तरह जानना है। मैं अपने आप को भी एक स्टूडेंट की तरह ही इसमें प्रस्तुत करूँगा। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि अमित आप थोड़ा एक्सप्लेन करें कि ईक्यू या इमोशनल कोशेंट क्या होता है। अनुराग, इमोशनल इंटेलिजेंस, इसमें दोनों वर्ड एक साथ हैं। अगर हम इमोशन देखें, इसका अर्थ हो सकता है ई और मोशन, एनर्जी इन मोशन, एनर्जी इन मोशन, in motion. In terms of that, we all are bunches of emotion. कि हम चलते फिरते इमोशंस के एक कंबाइंड कार्बोनेटेड वर्जन है। कि अगर आप सोचें कि आप घर से निकल रहे हैं, आपका एग्जैक्टली मूड कैसा है, वी आर प्रॉब्ली इन सिंपल टर्म में जिसे हम मूड कहते हैं। सो अगर हम बहुत क्रूड भाषा में या बहुत सामान्य भाषा में इमोशनल इंटेलिजेंस देखेंगे, दो तीन चीजें। पहला, टू अंडरस्टैंड to understand your own the mood and to operate within that realm, and second, to understand the other person whom you are talking to या जिससे आप बात कर रहे हैं, and finding a common ground so that कि हम लोग किसी एक, अगर हम बहुत ज़्यादा इमोटिव या इमोशनली कनेक्टेड हैं किसी टॉपिक से या कहीं से, so in some cases our ability to understand, acknowledge and in some cases to bypass that mood, ताकि हम किसी टॉपिक पे कॉन्क्रीट किसी पॉइंट पे बिल्डअप कर सकें। जैसे आप किसी से भी राजनीतिक चर्चा, अगर आपने ट्रेन में, बसेस में देखा होगा, तो मेरा ऑब्जर्वेशन है, जनरली मैं ऐसी किसी भी राजनीतिक चर्चा को सिर्फ सुनता हूँ, क्योंकि इसका पर्पस तो मुझे आज तक कभी समझ में नहीं आया। तो आप देखेंगे कि 10 से 15 मिनट के बाद से वो राजनीतिक चर्चा व्यक्तिगत ईगो की चर्चा हो जाती है। सो क्या सही है क्या गलत है से ज्यादा कौन सही है कौन गलत है। एंड दैट ये जो ईगो मैनेजमेंट है, मुझे लगता है इमोशनल इंटेलिजेंस का एक एलिमेंट है कि अपनी ईगो को आइडेंटिफाई करना, दूसरे की ईगो को आइडेंटिफाई करना और फिर ऑपरेट करना जिससे मिनिमम डैमेज हो या फिर मिनिमम इमोशनल इंटरवेंशन। तो इमोशनल इंटेलिजेंस अपने इमोशन को समझना, दूसरे के इमोशन को समझना और उसके अनुसार अपने रिस्पॉन्सेस को, अपने एक्शंस को ट्वीक करना, चेंज करना, जिससे कि आप ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकें। वेरी नाइस। तो अमित, जैसे तुमने बताया एक एग्जांपल है राजनीति जी, मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स या राजनीति एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि इन जनरल लोग अपने आप को बहुत ही इजीली इंडल्ज कर लेते हैं जी, है ना। तो मतलब उसका रीज़न भी है बिकॉज सबका कुछ ना कुछ अलाइनमेंट जरूर होता है। बिल्कुल। और या तो आप इसके अलाइंड हो या उसके अलाइंड हो, या आप किसी इंडिविजुअल या व्यक्ति विशेष के अलाइंड हो जी, आप उसके इतना अलाइंड होते हो बिकॉज यू फील कि मतलब दे गवर्न अलॉट टू यू, टू योर फैमिली, टू योर कम्युनिटी। इस तरह वो अपनापन जो है उनके साथ हमेशा रहता है। तो जहाँ पे वैसे कन्वर्सेशन शुरू हो जाते हैं, वो हीटेड आर्गुमेंट में कब तब्दील हो जाए, बदल जाए, वो बिल्कुल सही बात है कि उसका अंदाज़ा इन जनरल नहीं रहता है। बट जब हम लोग इस तरह की जो इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, उसमें कुछ वी हैव आल्सो सीन कि जैसे कुछ लोग एक पॉजिटिव तरीके से रिएक्ट करते हैं, कुछ लोग एक निगेटिव तरीके से रिएक्ट करते हैं।
मतलब इसका जो मतलब डिफरेंशिएशन है वो कैसे पता किया जाए? जैसे तुमने एक एग्जांपल लिया कि राजनीति का, तो ये मैं यही मान चल रहा हूँ कि वो एक नेगेटिव इंटेलिजेंस है जो कि शायद नहीं करना चाहिए। तो वो ये मतलब हाउ डू यू डिफाइन द इमोशनल इंटेलिजेंस? वो किस हिसाब से लोगों को हेल्प करे, या मतलब इज देयर एनी कैटेगराइजेशन लाइक पॉजिटिव और नेगेटिव, ऐसा कुछ है क्या? अ, अगर हम रामायण पे जाएं और देखें कि श्री राम और लक्ष्मण के स्वभाव में क्या अंतर था, ठीक तो है। आप हमेशा देखेंगे कि जैसे जब श्री राम माता सीता और अनुज लक्ष्मण जंगल में हैं, तो खबर आती है कि भरत आए, तो लक्ष्मण का पहला रिएक्शन हमेशा से होता है कि भरत अब यहाँ भी संतुष्ट नहीं है। लक्ष्मण को कोई आइडिया नहीं है उसमें तक क्या है, लेकिन जो लक्ष्मण का पहला रिएक्शन है कि ऐसा लगता है कि जो राजा भरत हैं मतलब अपने पद के मद में बहुत ज्यादा उन्हें गर्व हो गया है और यहाँ पे आए और उन्होंने बात भी नहीं की है। हो सकता है वो आक्रमण करने आए हैं और लक्ष्मण मतलब कि अपने इमेजिनेशन में उस आक्रमण का जवाब भी देने जा रहे हैं। तो आप श्री राम के स्वभाव से देखेंगे कि श्री राम जब तक उनके पास प्रॉपर डेटा नहीं होता तब तक उनका कोई रिएक्शन नहीं होता। तो अगर हम दोनों के केसेस में देखें तो इमोशनल इंटेलिजेंस में कि अपने मतलब जिसके बारे में आपको पता ही नहीं, आप उसमें अपना इमोशन तो खर्च ही नहीं करते। सो श्री राम और लक्ष्मण में कि लक्ष्मण श्री राम से बहुत स्नेह करते थे और श्री राम भी बहुत स्नेह करते थे, लेकिन आप देखेंगे दोनों का जो कॉन्टेक्स्ट है कि श्री राम हमेशा जब तक डेटा पूरा नहीं हो तब तक रिएक्ट नहीं करते थे। तो रिस्पॉन्सिव थे, रिएक्टिव नहीं थे। सो इमोशनल इंटेलिजेंस का एक बहुत अच्छा मार्कर हो सकता है, डू आई रिस्पॉन्ड और डू आई रिएक्ट। रिएक्ट का मतलब है कि आप किसी भी मोमेंट पे पहले से आपके पास आपके ट्रिगर्स बहुत स्मॉल हैं जैसे, और अगर आप रिस्पॉन्ड करते हैं तो आपके ट्रिगर्स, आप फर्स्ट ऑफ ऑल यू ट्राई टू असेस अ सिचुएशन एंड देन यू ट्राई एंड डू समथिंग। तो मेरे ख्याल से इसमें सही और गलत से ज्यादा ये है कि आपका कितना रिफ्लेक्शन है अपने व्यवहार के बारे में, कि आप किस चीज पे बहुत जल्दी ट्रिगर्ड हो जाते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आपको किसी मीटिंग में जाना हो सुबह सुबह, इमेजिन करिए कि आपको 10 बजे जाना है, 9:30 बजे जाना है, और नोएडा एनसीआर के कॉन्टेक्स्ट में तो 9:30-10 बजे तो आप समझ जाइए कि आप कहाँ फंसने वाले हैं। सही बात है। तो दो तरीके हैं। अगर आप मतलब कि आपको एवरेज अगर मान लेते हैं जो भी डिस्टेंस है, इस ट्रैफिक में आपको 1 घंटा लगने वाला है, तो आपने अपने पास 1.5 घंटा या 2 घंटा 2 घंटे के आसपास रखा। आप कार में अपनी बैठिए, आपके पास 2 घंटे हैं, और अगर आपको कोई ऐसे कट भी करेगा तो भी आप उसको टॉलरेट कर लेंगे। थोड़ा सा ट्रैफिक होगा तो आप पेपर पढ़ रहे हैं, म्यूजिक सुन रहे हैं, आपको बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर आपके पास आपके पहुंचने में 1 घंटा है और आपके पास पहले से ही 50 मिनट है, हर छोटा इवेंट आपको और ज्यादा एजिटेट बनाता हुआ जाएगा। तो ये मतलब एंजाइटी बढ़ती जाती है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस का एक मेरा जो बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है, कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। मतलब ट्रैफिक आपके कंट्रोल में कभी नहीं रहेगा। आप कुछ भी कोशिश कर ले, आपको मतलब वो ग्रीन और रेड अपने ही पॉइंट पे होगा, एंड देन आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही विकल्प है, यू कैन लीव हाफ एन आवर अर्ली। And if once you learn how to leave half an hour, 45 minutes early, exceptions अपनी जगह पे हैं, तो आप देखोगे कि आप मीटिंग में भी पहुंचते हो तो आप बहुत अच्छे मूड में जाओगे, आप बहुत ज्यादा एजिटेटेड नहीं रहते हो। सो इमोशनल इंटेलिजेंस का पर्याय यहाँ पे हो सकता है कि समझना कि क्या ये मेरे इन्फ्लुएंस के अंदर है, या ये कुछ ऐसा है जिसको मतलब मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, एंड देन यू ऑपरेट विद इन दैट बाउंड्री, एंड देन लीविंग एनीथिंग बियॉन्ड दैट। उसके बियॉन्ड में आपके पास अगर है नहीं तो आप उसका कुछ कर नहीं सकते। बट अगर आप पहले से प्रिपेयर, ये कॉन्टेक्स्ट ऐसा है कि जो भी आपके नियंत्रण में, अगर मैं फिर से उदाहरण लूं कि महाभारत और रामायण में आप देखिए कि भगवान कृष्ण और श्री राम ने हर वो संभव कार्य किया जो उनके नियंत्रण में था, और वो हमेशा संधि और विनम्रता से चलते थे। पिछली बार भी हम लोग ने इस पे चर्चा की थी कि जब वानर सेना लंका पे पहुंच गई
और पता था कि युद्ध होने वाला, उसके बाद भी पहले अंगद को भेजा गया कि एक नियम होता है कि भाई आप पहले दूत को भेजते हैं कि क्या ये वॉर जरूरी है, और उन्होंने मतलब ट्राई किया। फिर से भगवान कृष्ण भी दुर्योधन के पास जब जा रहे थे तो द्रौपदी ने कहा था कि वासुदेव कि शांति मांगने जा रहे, युद्ध लेकर लौटना। भगवान कृष्ण इस पे मुस्कुराए, उन्हें पता था या शायद अंदेशा था क्या, बट आप देखोगे उन्होंने सबसे पहले जितने भी एसओपी जिसे कहते हैं फॉलो किए, और अंत में दुर्योधन से कहा कि अच्छा अगर ये भी नहीं तो 5 गांव दे दो, उसमें खुशी से खाएंगे, बंदूक पे हाथ न उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे न सका, उल्टा हरि को बांधने चला। तो क्यों ये जो मतलब जिनको हम लोग आराध्य मानते हैं वो हमें उदाहरण दे करके गए हैं कि प्रोसेस पूरा करते हैं, और जब शर और जब वीरता दिखाने का समय आता है तो वो मतलब फिर तो ऐसा नहीं है कि मतलब वो युद्ध को जब तक टाल सकते हैं। इसीलिए इमोशनल इंटेलिजेंस, अब सामान्य तौर पे तो हम युद्ध लड़ने नहीं जाते हैं, लेकिन अगर आप एसओपीज फॉलो करें, क्या मतलब कि एग्जैक्टली जरूरी है इस तरह की बहस करना, या ये है या इसे टाला जा सकता है। मुझे लगता है एक्नॉलेजमेंट ऑफ योर इमोशंस, अंडरस्टैंडिंग क्या ट्रिगर होता है, एंड देन ऑपरेटिंग दैट विद दैट अंडरस्टैंडिंग, तो मुझे लगता है रिजल्ट्स काफी डिफरेंट होंगे। ओके, तो मैं इसी चीज में थोड़ा सा और कॉन्टेक्चुअली मुझे लगता है क्वेश्चन करता हूँ। जैसे तुमने एग्जांपल लिया कि पहले वाले में कि भरत ने उसको रिएक्शन फॉर्म में लिया, लक्ष्मण जी ने, हाँ लक्ष्मण जी ने, है ना, और राम जी ने उनको डेटा उनको चाहिए, ही वांटेड टू आइडेंटिफाई कि वो अगर भाई आए हुए पहले तो भाई आ रहा है, आए क्यों है। तो मतलब एक तो है कि उनको खुशी भी हुई, तो मतलब अब उस पे क्या है, उनका दोनों लोगों का देखा तो रिएक्शन का तरीका जो है वो अलग अलग था। एक रिएक्शन है वो पॉजिटिव है कि हाँ आपको डेटा चाहिए, क्यों आए हुए हैं, हो सकता कोई रीजन हो, और एक है कि जो निगेटिव रिएक्शन है उस पे जैसे तुमने एग्जांपल लिया कि इफ यू कैन कंट्रोल, है ना, तो कंट्रोल करके यू कैन मे बी अवॉइड सच सिचुएशंस जहाँ पे आप रिएक्ट करते हो, है ना। जैसे कि बता नहीं कि एसओपी जो है वो उन लोगों ने फॉलो की, भगवान राम ने एसओपी फॉलो की, उनको भेजा और ये सब चीजें की। बिल्कुल ठीक बात है, आपका लेट हो रहा है, 10 बजे की मीटिंग है, आप 8:30 बजे चलिए, अगर 1 घंटे समय लगता है रास्ते में। बट ऐसी भी सिचुएशंस होती हैं अमित, जिसमें कि समय आप कंट्रोल करने के बावजूद भी यू गेट लेट, है ना। या एक ऐसे भी एग्जांपल मैं लेता हूँ, जैसे मान लीजिए कि आप रास्ते से जा रहे हैं और आपको कुत्ते ने जो है दौड़ा लिया, है ना। अब उसमें तो कोई समय नहीं है आपके पास, बिल्कुल है ना। अब वैसी सिचुएशन में तो आपको रिएक्ट तो करना ही होगा ना। हाँ। अब वो रिएक्ट का तरीका अलग है, बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल अगर आप जैसे इसी तरह के एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए कोई आप हरियाणा में कहीं हैं, तो हो सकता है रिएक्शन का टाइम जो है वो है कि अपना लाठी लेकर के लोग निकल के आ जाएं, है ना। लेकिन अगर कहीं आप और किसी क्षेत्र में हैं, जैसे मतलब थोड़ा सा हिमाचल में है, वहाँ पे लोग थोड़ा सा और ठंडा प्रदेश है, शांत लोग हैं, तो हो सकता है कि वहाँ पे लोग जो है वो किसी और तरीके से रिएक्ट करें। तो रिएक्शन का जो कंपोनेंट है वो EQ से गवर्नड है, या मतलब इन जनरल रिएक्शन जो है वो सेम ही रहती है, या इसको कैसे मैनेज कैसे कर सकते हैं। मतलब कंट्रोल ठीक है, टाइम वाला पार्ट है, इफ यू आर वेरी मच स्ट्रक्चर्ड एसओपीज बना करके किया सकता है, बट अगर नहीं है समय एंड यू हैव टू रिएक्ट, तो फिर उसको कैसे मतलब कंट्रोल किया जाए। देखिए मतलब जब युधिष्ठिर और 5 पांडव जंगल में थे, और वो अगर आपको याद है, तो कथा है, मुझे लगता है उसमें से बाकी पांडवों ने तो उत्तर नहीं दिए थे और एक के बाद एक मूर्छित हो गए। तो युधिष्ठिर से एक प्रश्न शायद पूछा गया था कि दुनिया में सबसे बड़ा धर्म क्या होता है। तो उसका उत्तर का एक वर्जन ये है कि किसी ने इंटरप्रेट किया कि दुनिया का सबसे बड़ा धर्म संकट धर्म होता है। संकट, अगर संकट है तो फिर ये सारी बातें मतलब एग्जैक्टली तो आप पहले अपने मतलब प्राणों की रक्षा करेंगे या अपने स्वास्थ्य की रक्षा करेंगे, फिर उसमें कोई ज्ञान मुझे नहीं लगता कि काम आता है। जो आपका उदाहरण था, अगर आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आप देख रहे हैं कि दूसरा रिएक्ट कर रहा है और आपसे ज्यादा शक्तिशाली भी है, तो वहां पे इसीलिए पहले वहां पे विनम्रता और विनय से काम चल जाता है। ओके, मतलब अगेन मतलब जो आपका पॉइंट है अनुराग, मेरा जो है ना कि मेरा
ऑपरेटिंग कॉन्टेक्स्ट क्या है, कि मैं कहाँ से शुरू करता हूँ। ओके। जैसे जनरली आप एक कार चलाते हैं तो आपकी कार न्यूट्रल से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में जाती है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग की गाड़ी हमेशा थर्ड गियर में ही रहती है। उन्हें समय नहीं लगता कि वो 0 1 2 3 पे जाए। तो रिएक्शन और रिस्पॉन्ड का अंतर है कि कार के गियर मतलब ऑटोमेटिक ना हो, मैनुअल हो, ताकि आप पहले 0 पे रहें, फिर 1 पे जाए, 2 पे रहे, तो आपके पास पीछे आने का समय हो। गॉट इट। ठीक है, तो मतलब बिल्कुल सही बात कही। तो मतलब इफ आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट पर्सपेक्टिव करेक्टली, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी कोई इंसिडेंट है उसको अगर रिएक्ट करना है उस पे, तो उसके लिए हमें जो रिएक्शन का जो तरीका है उसके लिए है कि इशू जो है वो क्या है। हाँ, इशू को आप आइडेंटिफाई कर लीजिए कि अर्जेंसी है भी कि नहीं। ऐसा भी नहीं कि मुझे सारे इश्यूज अर्जेंट ही लगते हैं। हाँ, तो इशू आइडेंटिफाई करके और फिर उसके हिसाब से आप रिएक्ट या रिस्पॉन्स कर लें। तो मतलब अगर वो रिएक्शन जो है वो बिल्कुल मारने की पॉइंट है तो फिर मार ही दीजिए। फिर आप क्या ही कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा ठीक है, तो मतलब इसमें एक और पॉइंट जो मेरे दिमाग में आ रहा है कि अगर हमें इस तरह की चीज़ों को डिफाइन करना हो तो कुछ इसकी वोकैबुलरी टाइप के भी है क्या, मतलब हाउ वी कैन मेक आवरसेल्फ मोर नॉलेजेबल एंड अंडरस्टूड कि कोई चीज इस तरह की हो रही है तो हाउ टू कंट्रोल माई इमोशंस। इट शुड नॉट बी सो मे बी आई थिंक एकदम से सलाब की तरह भी नहीं बन जाने चाहिए और बिल्कुल जो है कि हाँ भाई मुझे क्रोध नहीं आना है और मुझे शांत रहना है, मुझे सोचना है, डेटा चाहिए, ऐसा तो नहीं होगा क्योंकि रिएक्शंस आर रिएक्शंस, इट इज ऑल ह्यूमन बिहेवियर, है ना। तो मतलब ये इंपॉर्टेंट है कि लोगों को थोड़ा सा मतलब नॉलेजेबल बनाया जाए। उसके लिए ये है कि हाँ मतलब इस तरह की कुछ वोकैबुलरी भी है क्या, इमोशनल क्वेश्चन। हाँ, मतलब बहुत सारे इस पे रिसर्च हैं, बहुत सारी बुक्स हैं। देयर इज अ जेंटलमैन कॉल्ड डेनियल गोल्डमैन, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है इमोशनल इंटेलिजेंस। पिछले 20-25 साल की सबसे पॉपुलर बुक्स में से एक है। अच्छा। सो एक फ्रेमवर्क का डिस्कशन करते हैं वो। देयर इज अ फ्रेमवर्क आसान भाषा में कि अंडरस्टैंडिंग योर ओन ट्रिगर, एक्नॉलेजिंग योर इमोशन, एक पॉइंट होता है व्हाट मोटिवेट्स यू, तीसरा पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है दैट एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग कि कोई आप उसकी जगह पे होते तो कैसा रिएक्ट करते या क्या होता है, एंड देयर इज अनदर पॉइंट योर interpersonal skills or your ability to perform in social context। जो आपने वोकैबुलरी की बात की है, जैसे अगर बहुत सामान्य भाषा में करें तो आपको अपने ट्रिगर पॉइंट पता होने चाहिए। जैसे कुछ दिन पहले मैं लंच लेके गया और मतलब उसमें दाल बनी थी और मैंने दाल टेस्ट किया, उसमें नमक नहीं था। मुझे लगता है 5-10 साल पहले के अगर मैं होता तो मेरा पहला वाला रिएक्शन होता है कि मैं किसी न किसी को तो ढूंढता क्रोध के लिए। जब मैं वो दाल खा रहा था तो मुझे याद, तो फिर मैंने अपने आप से पूछा कि कोई इतनी मेहनत से दाल बनाएगा तो उसमें जानबूझ के नमक क्यों नहीं डालेगा। नाइस। तो एक थ्योरी है, एक फॉर्मूला है, मतलब जैसे ऑक्सकॉम रेजर या कुछ इसी तरह से कहते हैं आसान भाषा में, कोई भी ऐसा एक्ट दैट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू नेग्लिजेंस शुड नेवर बी एट्रीब्यूटेड टू मैलिस। आई रिपीट दैट फॉर द कन्वीनियंस ऑफ आवर ऑडियंस। किसी भी ऐसे एक्ट को जिसे आप भूल गया होगा पे डाल सकते हैं, उससे उसने जानबूझ के किया होगा पे नहीं डालना चाहिए। Act of negligence, not act of malice। So कई बार मतलब जैसे हमें लगता है ना कि जो हमारा ग्रोथ का पहला कारण होता है कि कोई चाहता था कि आप परेशान हो, तो इस पे बार अगर कॉन्शियसली, जैसे ये पूरी चर्चा का है कि आप ऐसा नहीं है कि आप थोड़ा बहुत सीख करके और आप बुद्धा हो जाएंगे, उसके लिए तो बहुत लंबा प्रोसेस है। लेकिन मेरा मानना है कि कॉन्शियस होना, सचेत रहना, राइट। जैसे देयर इज जैसे आप कुछ कहता है ना कि इनको बहुत गुस्सा आता है, तो तो आप देखोगे ना, आप जिससे बात करोगे जिसको बहुत गुस्सा आता है उसको लगता है एंगर उसकी स्ट्रेंथ है, और आसान भाषा में एंगर उसकी वीकनेस है। मतलब एंगर एट द राइट मोमेंट विद द राइट डिग्री विद द राइट इंटेंट कैन श्योरली बी एन एसेट, but anger beyond your control or any inopportune moment or with
डिस्प्रपोर्शनेट डिग्री जिसका आपके पास नियंत्रण ही नहीं है, तो जिन्हें मतलब हम लोग जोकिंगली कहते थे ना कि फूफा जी वाला गुस्सा या बड़े मामा जी वाला गुस्सा, थोड़े समय बाद वो मजाक का विषय बन जाता है, टाइप कास्ट है वो गुस्सा, टाइप कास्ट हो जाता है। तो अगर आपको एग्जैक्टली ये अंदाजा है या कि मतलब ये जो मुझे क्रोध आ रहा है ये वैलिड है या मन, ऐसा नहीं है कि आप हर बार इसे जज कर पाओगे, बट 10 में से 6 बार 7 बार भी अगर आपने इम्प्रूव किया, एंड व्हाट इज आवर लाइफ, जस्ट क्वेस्ट फॉर इम्प्रूविंग ऑन, गॉट इट, कि आप धीरे धीरे कॉन्शियसली आप देखोगे कि जैसे क्यों कहते हैं कि लोग बड़े हो थोड़े से बुढ़ाने के बाद हम लोग एज तक आते आते थोड़े से हाँ मतलब समझदार होते हैं, हमें लगता है कि हमें अपनी मूर्खताएं पता चलने लगती हैं। हाँ, मेरा मानना है कि मुझे भी लगता है कि जो बोलते हैं कि लोग समझदार होते हैं, तो मुझे लगता है कि समझदार नहीं होते, उनको ये पता चल जाता है कि वो गलत कहाँ कर रहे हैं, तो शायद उसी को समझदारी का टर्म बोल दिया जाता है। हाँ मतलब यू बिकम लेस स्टूपिड एंड यू स्टॉप बीइंग प्राउड ऑफ योर स्टूपिडिटी, राइट। मतलब लॉजिकली आप धीरे धीरे समझने लगते हैं कि इस चीज पे मूर्खता या इस पे मतलब कि एंगर से ऐसा कुछ मिलने वाला है नहीं, और ये कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं है। ठीक बात है कि यू जनरली यू रियलाइज, हाँ मतलब आई थिंक यू स्टार्ट गेटिंग द सेंस कि हाँ कहाँ पे आप सही कर रहे हैं, कहाँ पे गलत कर रहे हैं, और रियलाइजेशन मुझे लगता है कि ये सब चीजें जितनी जल्दी हो जाएं, हाँ है ना, तो वो शायद अब एक तरीका है कि हम एज के हिसाब से ही वो रियलाइजेशन करें। यू वेट फॉर 10 years और फिर पता चलेगा हाँ अब मुझे समझदारी आ गई है। और या तो फिर मुझे लगता है कि या तो इस तरह का जो डिस्कशन है वो इन जनरल लोगों को पता चल जाए कि हाँ अच्छा ऐसा ऐसा भी होता है, तो थोड़ा और इसको कैटेगराइज करता हूँ मैं। तो अगर हम लोग इस तरीके के रिएक्शन को लेके देखें कि मेन वर्सेस वुमेन वर्सेस किड्स, है ना, तो पहले किड्स से शुरुआत करते हैं। कॉन्टेक्चुअल है, आज के टाइम में हमारे यहाँ पे रिसेंटली 2 तरीके की मतलब इस तरह की घटनाएं हुई हैं हमारे पड़ोसी देशों में। एक में जैसे बांग्लादेश में हुआ, फिर अब नेपाल में हुआ, फिर अभी एक रिसेंटली इसमें लेह लद्दाख में हुआ, और उसमें ये चीज बताई जा रही है कि जेनजी को एक तरीके से टाइपकास्ट किया जा रहा है कि बहुत गुस्सैल से लोग हैं वो, है ना, उनमें गुस्सा भरा पड़ा है, और इतना ज्यादा गुस्सा है कि उस एनर्जी या मोमेंटम से पूरे सिस्टम को भी वो नेस्त नाबूद कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। हालांकि पॉजिटिव तरीके से देखें तो इट ऑल्सो अ फैक्ट दे हैव लॉट ऑफ एनर्जी एंड दे कैन डू द ट्रांजिशन क्विकली, है ना, रेदर देन अगर कोई कन्वेंशनल सिस्टम है उसको चेंज करने में हो सकता है 5-10 साल लग जाएं। उनको हो सकता है कि एक सिस्टम को बिल्ड करके और फिर चेंज करने में 6 महीने के समय में उनको पूरी सत्ता परिवर्तन कर दें। तो ये उसका नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है ना। तो मतलब अब किड्स पर्सपेक्टिव से क्या लगता है कि मतलब हाउ आर दे गेटिंग सच मे बी इंफॉर्मेशन या जो नॉलेज है वो कैसे, मतलब दे आर इन जनरल टाइप कास्ट कि मतलब उनमें गुस्सा बहुत ज़्यादा है, इंफॉर्मेशन ओवरफ्लो है, उनमें वो इमोशनल क्वोशंट की कमी है, और इसीलिए शायद वो रिएक्शन का जो तरीका है वो इट्स मोस्टली इन द एंगर और रिएक्टिव है रेदर देन द रिस्पॉन्सिव है। व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव? आई थिंक वॉट एवर लिमिटेड हैव आई अंडरस्टूड, इट मे लॉट हैव टू डू विद स्टेरियोटाइपिंग, कि जो भी चीज़ हमें समझ में कम आती है या जैसे अगर हम जेनजी से दूर होते जा रहे हैं तो हमें लगता है कि कोई भी रिएक्शन या कोई पॉइंट इनअप्रोप्रिएट है या वो हमारे जैसा बिहेव नहीं करते हैं। अगेन इसके पीछे कॉन्टेक्स्ट है कि हम बहुत अच्छा बिहेव करते थे वो नहीं करते हैं। आई डोंट थिंक कि ऐसा कोई मतलब कि हमारा कॉन्टेक्स्ट सही था या हमारे अजम्पशन सही थे। जो आपने जेनजी की बात की है, नेपाल से लेकर बाकी जगह के एग्जाम्पल्स में देयर इज समथिंग दैट प्रॉब्ली जो पॉलिटिशियंस को शायद ये बात कम समझ में आ रही है अक्रॉस द ग्लोब, कि ये जनरेशन ये 1940 50 60 70 80 वाली अब नहीं बच रही है। कि लोग पहले मुझे लगता था कि बहुत सारी चीजें टॉलरेट कर लेते थे या स्लो डाउन हो जाते थे, अभी यहाँ पे पीपल रिक्वायर चेंजेस फास्ट एंड दे आर रेडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो। इन जो एग्जाम्पल्स निकल करके आ रहे हैं कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। अगेन आपने बहुत सही कहा कि अगर इसको आपने ठीक से चैनलाइज नहीं किया, दे विल ऑलवेज बी पीपल जो उसको मिसयूज कर सकते हैं। और ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है कि जिसमें जनता के क्रोध को, गुस्से को लोगों ने मिसयूज किया है।
आपको थोड़ा सा बस हिस्ट्री में मुझे लगता है कि 90-100 साल पीछे जाना पड़ेगा. अ जेंटलमैन केम इन जर्मनी, उनका एक क्यूट सा नाम था एडोल्फ हिटलर. So many people thought Hitler was primarily responsible. तो Hitler was responsible for all. Let's understand कि जर्मनी में ऑलरेडी बहुत सारा गुस्सा था. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद से जर्मनी had to face humiliation, and that's why in fact कि वो पहले से प्रिपेयर्ड थे. हिटलर नहीं होता तो कोई माइकल होता, माइकल नहीं होता तो कोई स्टीवन होता, कोई ना कोई उसको यूज करता ही करता, क्योंकि वो वेनम गुस्सा बहुत लेवल पे भरा हुआ था. तो हिस्ट्री हमेशा मतलब वन थिंग वी लर्न फ्रॉम हिस्ट्री इज दैट वी नेवर लर्न एनीथिंग फ्रॉम हिस्ट्री. ये बहुत पुरानी कहावत है. इन सारे उदाहरणों में आप देखेंगे, जैसे नेपाल का केस बहुत क्यूरियस है. उसमें 2-3 एलिमेंट में पढ़ने की कोशिश कर रहा था. एक तो सोशल मीडिया बैन किया. इट वाज एब्सोल्युटली कोई बहुत ही फार साइटेड आइडिया था. आई डोंट नो किसने उनको सजेस्ट किया, क्योंकि सोशल मीडिया प्राणवायु है और पता नहीं उसका कोई कॉन्टेक्स्ट था कि नहीं था. दूसरा ये दैट हालांकि वो जितनी भी वो जो चैनलाइजेशन हुआ उनका वो सब सोशल मीडिया के थ्रू ही हुआ. ठीक है, मतलब वो मेन फ्रेम सोशल मीडिया अवेलेबल नहीं थी. एब्सोल्युटली. दूसरा ये आई थिंक दे वर वेरी वेरी एंग्री विद पॉलिटिशियंस पॉसिबली कि वो एक मुझे पढ़ के मुझे समझ में आया दैट दे वर कि बहुत सारे पॉलिटिशियंस जो करप्शन का जो जिसे कहते हैं घड़ा, वो धीरे धीरे इतना बढ़ गया था और वो उससे बस एक ट्रिगर चाहिए था. वो सही मोहन पे ट्रिगर मिला. बट जो अनफॉर्चुनेट पार्ट है, आप ये भी देखोगे कि ये जो रेवोल्यूशन है ये कितना खतरनाक हुआ. पता नहीं कितने इनोसेंट लोगों की लाइफ चली गई. यहाँ पे फिर से अगर इसमें इमोशनल इंटेलिजेंस का क्वेश्चन देखें कि अगर जो एनर्जी है उसको ठीक से चैनलाइज नहीं किया गया, इफ यू डोंट हैव समवन प्रैग्मेटिक गाइडिंग यू, कोई अगर आपको ऐसा कोई समझदार व्यक्ति गाइड नहीं कर रहा है तो उसका रिजल्ट काफी खतरनाक हो सकता है. एंड दैट्स व्हाई एवरीबॉडी नीड्स टू अंडरस्टैंड कि सेल्फिश मोटिव अगर इसको वो कंट्रोल कर ले गए या नैरेटिव उन्होंने कंट्रोल किया तो वो एग्जैक्टली उसका रिजल्ट किसी भी जगह पे जा सकता है. फ्रेंच रेवोल्यूशन एक एग्जाम्पल है कि रेवोल्यूशन हुआ, लोगों ने राजा रानी को पहले वो किया, लुई द 16, मरिया एंटोनेट, और उसके बाद से एक बार उन्हें मतलब जब रेवोल्यूशन अपने पीक पे पहुंचा तो फिर वो ढूंढने लगे अब किसकी बारी गलेटिन पे आनी चाहिए. और रेवोल्यूशनरी 2 पार्ट में बट गए. जिसने लीड किया डैंटन उनका नाम था, पहले उनकी बारी आई, और जब रेवोल्यूशन ने सारा ब्लड चख लिया तो सबसे लास्ट में बारी आई जिसने शुरू किया था, मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर. और जब सब खत्म हो गया तो नेपोलियन की बारी आई. तो आप देखोगे कि ये जो चैनल है, यूथ हमेशा से मतलब उस जमाने का यूथ, जैसे आप कोई टारगेट तो नहीं था कि वो जेनजी था या जेन मतलब कि डायनासोर था, लेकिन ये इतिहास में पहली बार नहीं हुआ है. और देयर आर ऑलवेज वेरी श्रूड एंड कनिंग लीडर. मुझे लगता है 2-3 बातें. पहला, स्टेरियोटाइप नहीं करना चाहिए कि वो ज्यादा एंग्री हो जाते हैं. दूसरा ये कि जब चेंजेस आते हैं तो कई बार हो सकता है हमारा टॉलरेंस लेवल करप्शन के लिए या स्टैग्नेंसी के लिए ज्यादा हो, दूसरे लॉट का कम हो. तो अच्छी चीज है कि जो उसको टॉलरेट नहीं कर रहा है. आप देखोगे, आपने मुझे लगता है बहुत सारे उदाहरण ऐसे विटनेस किए होंगे जिसमें जेनजी या बहुत यंग लॉट बहुत अच्छे काम कर रहा है जंगलों में, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए. मैंने या जो ओशंस के किनारे कई बार क्लीनिंग ड्राइव होती है, मैंने हर बार देखा है 60-70% लॉट बहुत यंग होता है. So the young is full of energy. They are full of, many of them are idealistic, romantic about life. And I wish and hope we can borrow some of their idealism. कि हमारी मनहूसियत वो ना लें, हम उनकी एनर्जी ले लें. लेकिन फिर से क्योंकि हमारे चर्चा का विषय EQ है, इवन दैट एवरीबडी हैज टू अंडरस्टैंड कि जो मेरा पर्पस है या जो मेरा बिहेवियर है, ऐसा तो नहीं कि किसी अल्टीरियर मोटिव या किसी सेल्फिश रीजन से जुड़ गया हो. मेरे क्रोध का कॉन्टेक्स्ट ठीक है कि नहीं. और जैसे मुझे एक नेपाल का एग्जाम्पल था कि डिस्ट्रक्शन हमेशा बहुत आसान होता है, कुछ करना नहीं होता, वेरी इजी. किसी चीज को आग लगाने में आपको कितना एफर्ट लगता है. अगर आप हिल्टन जैसे 5 स्टार 7 स्टार होटल, मेरा अंदाजा है 100, 150, 200 करोड़ से कम क्या बनेगा कोई इस लेवल पे.
आप सोचो कि अगर एक प्रॉपर्टी ऐसी, अगर मतलब गुस्सा ठीक है, जायज़ है, बट अपनी कंट्री का, अपनी प्रॉपर्टी को ऐसा मतलब कि डिस्ट्रॉय करना, ये एंगर, यहाँ पे अगर थोड़ी सी समझदारी दिखाई जाती लीडर्स के द्वारा, या जो उनको लीड कर रहा है, या जो उनके ग्रुप को कोऑर्डिनेट कर रहा है, ये इमोशनल इंटेलिजेंस का भी एक फेलियर हो सकता है कि अगर आप अपनी एनर्जी को चैनलाइज करते तो इसका कितना अच्छा प्रोडक्टिव, जैसा बहुत सारी दुनिया के भागों में हो रहा है। आई टोटली एग्री। मुझे भी लगता है कि शायद कहीं ना कहीं जो भी हम लोग बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, EQ या इमोशनल क्वोशिएंट, इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, आई थिंक इंटेंट इज टू गेट समथिंग पॉजिटिव आउट ऑफ इट, है ना। एंड देन मतलब इंटेंट ये भी है कि जनरली जो लोग अपने EQ को नहीं पहचानते हैं, दे शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड, identify and then utilize this know-how and knowledge for their better purposes, है ना। तभी शायद उसका फायदा भी है। आई टोटली एग्री कि कहीं ना कहीं वो इंफॉर्मेशन, अल्टीरियर मोटिव्स, इन सब चीज़ों को लोग जस्ट बिकॉज दे आर इन द रश ऑफ एनर्जी नहीं पता चल पाता है। बट समहाउ मे बी आई थिंक द लीडर्स, कोई तो ऐसा विजनरी होगा ही होगा, बिकॉज सब लोग बिल्कुल मास की तरह तो नहीं होंगे। someone has to be there, उनको भी ये सब चीज़ देखनी होगी। और मुझे भी लगता है कि जो सेल्फ डिस्ट्रक्शन है, अपनी ही देश की प्रॉपर्टी को आप ने ख़त्म कर दिया। आई टोटली एग्री। मतलब आप एक तरीके की 5 स्टार होटल काठमांडू में बनाना, उस मतलब इट मे बी कॉस्टिंग मे बी 500 करोड़ रुपीस मतलब वर्थ, और उसको आप जला करके राख कर दिया आपने, उससे क्या ही फायदा किसी को। और आप सोचो कि किसी कंट्री के लिए, मतलब अगर मैं नेपाल का हूँ और मतलब आई एम यंग एंड देन एग्जैक्टली आई एम डूइंग इट, तो मुझे मतलब कि हम सब लोग को बैठ के एक साथ एक सोचना पड़ेगा कि बाहर का कोई भी ऐसा होटल चेन कितनी बार सोचेगी आने से पहले कि मतलब इसके दूरगामी परिणाम। तो बिल्कुल ठीक बात है। हम लोग खुद भी आई थिंक एज ए कंसल्टिंग फर्म, हम लोग वहाँ पे ऑलरेडी काठमांडू में एक प्रोजेक्ट हमने ख़त्म किया, मैरियट का एक ऑलरेडी जो है वो प्रोजेक्ट वहाँ पे कर रहे हैं उसमें। बट आई टोटली एग्री। आई थिंक एक तरीके का एप्रीहेंशन हमेशा ही रहेगा। बिल्कुल। हालांकि वो जो पैसा है, जो भी ब्रांड है, ऑपरेशनल इश्यूज हैं, वो तो वो लोकल की ही एसेट है वो। बिल्कुल। वो तो मतलब आई थिंक क्योंकि आई थिंक दैट इज ऑल्सो द मिसगाइड, आई वुड से rather. बट कमिंग टू आवर टॉपिक, लेट अस मूव टू लेट्स से मेन एंड वुमेन ऑल्सो, है ना। तो मतलब इन जनरल मुझे लगता है कि ये एक ऐसा कैटेगरी है जिसमें कि बहुत सारी परिभाषाएं, डेफिनेशंस, इंफॉर्मेशन सब कुछ हैं। सबको पता है कि हाँ, मेन ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं एंड वुमेन रिप्रेजेंट द सॉफ्टर पर्सपेक्टिव ऑफ द ह्यूमैनिटी। अब ये चीज़ बनाई गई है या इमेज अपने आप निकल के आई है, दैट इज़ ऑलवेज अ डिबेट। बट इन जनरल लोगों को ये बताया जाता है कि जैसे मेन को बताया गया कि दे हैव टू हैव अ प्राइड, है ना। तो मतलब दे नीड टू लुक एट द ऑल्टरनेटिव मेथड एंड बी वाइज एंड डिफाई द एनिमी। उसको भी करना है थोड़ा सा, मतलब अटैक या जो एग्रेशन है उसमें। लेकिन अगर वुमेन पर्सपेक्टिव्स देखे जाए तो जो एग्रेशन की बजाय उनको ये बताया गया है कि आप जो है शांत रहिए, सेक्रीफाइस जो है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और वो पूरी मतलब उसको बताया गया है कि आपके अगर कोई दुख है तो उसको सह लीजिए, उसको आप सप्रेस कर दीजिए रेदर देन आप उसको रिएक्ट कर दीजिए। तो ये भी एक तरीके की मतलब मॉडल डेफिनेशंस जो हैं वो बनी हुई हैं। और इस तरीके से देखा जाए तो दोनों ही लोगों के जो रिएक्शन है, EQ जो पार्ट है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, इन टर्म्स ऑफ हाउ टू रिएक्ट टू अ सर्टेन सिचुएशन, वो अलग अलग हो जाती है ना। तो मतलब व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव इन दिस? There are a couple of things. First of all, there has to be a biological element. Biology or that human anatomy generally tells about in terms of depending on different hormones. And then so वो तो एक उसका वैज्ञानिक तथ्य है। But yes, ये women are better processors of their emotions. There is no doubt about it. They are able to reflect it on the longer period of time, and then they choose their responses. तो जो कुछ तो स्टेरियोटाइप भी हो सकता है, और आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन टर्म्स ऑफ कि उसका जो टेक्निकल डिटेल वाला पार्ट है, बट आई एम जस्ट गिविंग यू द प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ इट।
कि विमेन का रिएक्शन एज कम्पेयर टू मेन जनरली थोड़ा सा मेजर्ड होता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस बारिंग एक्सेप्शंस. थोड़ा सा मेजर्ड होता है, दे आर एबल टू प्रोसेस इट. वन डीएनए थ्योरी कहती है कि women need people around them and that's why they are good builder of ecosystem. And वही डीएनए थ्योरी ये भी कहती है that probably men have grown up with the idea of tribalism. So हमारे लिए, जैसे I give you a very simple example, generally two boys friend and then they generally don't look into each other's eyes if they are talking to, and two women they are talking to, exactly they need to be assured and that's why they would keep on looking into it. So one of the तो लड़के जो है वो आंख में आंख बात करके बात नहीं करते हैं, जनरली नहीं करते, और लड़कियां आंखें मिला के बात करती हैं. अच्छा. और ये बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, मतलब ये मुझे तो मतलब अगेन आई हैव रेड समथिंग इन दैट बुक, बट आप ये देखोगे दैट ये थ्योरी कहती है कि इनफैक्ट दैट प्रॉब्ली I remember reading in that book, but this theory also comes from the fact that women need more assurance that probably when they are talking about it, ये भी एक source of conflict हो सकता है. And एक general reaction होता है that probably that most of, again I'll have to use it, most of us, most of men, most of the boys are poor listener. I think poor listener. We don't listen to it intently. And that's why it can also, और अगर आप ठीक से if you haven't heard, you haven't listened to what's happening, तो आपका emotion response वैसे भी flawed ही होने वाला है. आपको पता ही नहीं है कि समस्या क्या है, कैसे क्या है. If I could boil down to one, generally we feel, we take pride, we are problem solver. तो हमें पहली बार तो प्रॉब्लम पता ही नहीं होती कई बार. We always feel, आपको if you try and think of some of your personal examples, you'll realize that you अगर कुछ ऐसा तो लॉ कर देते हैं, but most of the cases people need a proper analysis of the problem जो हम शायद नहीं करते. But एक गहरा विषय है. Emotional intelligence में जो general acceptance है, women process information more broadly. They have more data point to cover it up and then they choose their response. I think the general perception and men don't do that. In order to improve it, again, if we listen intently, if we understand what the context is and then we realize it कि ये exactly कि हमारी need क्या है इस hour पे, and then possibly we can bridge some of the miscommunication. So I just give you an example. You go back home and then you feel I've had a very bad, probably आज meeting अच्छी भी नहीं गई, थोड़ा सा वो था, and then you just say, you're not expecting somebody to give you solutions. You just feel that you have had a bad day and somebody acknowledges, and then someone sits with you, gives you a glass of water, and then one. But आप समस्या का समाधान नहीं ढूंढ रहे, और अचानक से आपको कोई solution ढूंढने लगे, then you will find it irritating. क्योंकि जो कम्युनिकेशन का जो आधार है, ये कम्युनिकेशन का पर्पस नहीं था. हो सकता है आप किसी फ्रेंड या अपने किसी आर्किटेक्ट फ्रेंड से बात करो, वहां पे यू आर स्पेसिफिकली लुकिंग फॉर ए सोल्यूशन. मैंने ये उदाहरण इसलिए दिया कि कई बार कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत ज़रूरी है कि आपका बेटा आपसे बात कर रहा है और उसने अच्छा परफॉर्म किया और या अच्छा परफॉर्म नहीं किया, एंड देन आप तुरंत ही मतलब फट पड़े, तुम क्या करते रहते हो, एंड यू रियलाइज ऐसा तो है नहीं, इसने अपने एग्जाम के लिए बहुत पढ़ाई की थी. तो ये समझना कि मतलब कि इंस्टेंट प्रॉब्ली ही नीड्स रीअश्योरेंस. At this moment he needs acknowledgement. At some moment probably you need to be little strict also, but some moment you have to say it's okay, that happens in an exam. So ये समझना कि इस कॉन्वर्जेशन का आधार क्या है, क्या जवाब देना है, क्या जवाब, कि मुझसे जवाब एक्सपेक्ट क्या किया जा रहा है. ओके, तो दैट इज ऑल्सो कोरिलेटेड टू योर इमोशनल इंटेलिजेंस. ठीक है. तो इसमें एक और चीज़ है, मुझे लगता है कि I came across with one survey. और उसमें था कि मतलब even if you have all the maybe happiness, still at one point of time you will be always have at least once be sad. है ना. तो मतलब इसका मतलब है कि even if you have let's say all the good lifestyle, money, a good family, everything, but it does not ensure that you will not be sad.
you still have more chances to be sad. ठीक है ना? तो इसका मतलब है कि रिएक्शन जो है वो जरूरी नहीं कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ही हो, है ना? तो बट मतलब सरप्राइजिंग उन लोगों के लिए ज़्यादा है जब व्हेन आई गेट टू सी कि हाँ मतलब जिनके लिए मुझे लगता है कि दे हैव ऑल दीज थिंग्स व्हेन, और बिल्कुल बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा है, बट somehow you get to meet such people and then if you touch bit more personal, then you realize that he is still having a problem, and then the person is actually with the inner core is really sad because of XYZ reason. But contextually ये भी मतलब क्वेश्चन ये बताओ कि मतलब how we deal with such situation, how should we react or respond to such situation where कि सब कुछ ठीक चल रहा है, एकदम से मुझे लगता है कि नहीं बस आज थोड़ी प्रॉब्लम्स ही है, या आई फील अलोन, या आई फील सैड, इसमें EQ का क्या कहना है? Somebody asked बुद्धा, किसी ने बुद्धा से पूछा हाउ डू रिमेन सो कूल काम कलेक्टेड, इतना शांत कैसे रहते हो? तो गौतम बुद्ध का रिप्लाई था, बहुत बहुत मजेदार उत्तर है। गौतम बुद्ध ने थोड़ा देर सोचा और कहा कि मतलब भाई आप ऐसे शांत कैसे रहते हैं? तो गौतम बुद्ध का उत्तर था, आई से यस टू वॉट एवर हैपन्स इन लाइफ, आई एम नेवर इन कॉन्फ्लिक्ट विद व्हाट्स हैपनिंग अराउंड। तो अनुराग, अगर मैं आपके प्रश्न को इफ आई ट्राई टू पैराफ्रेज इट, एंजाइटी और कॉन्फ्लिक्ट का सबसे बड़ा पॉसिबल सोर्स हो सकता है कि जो हो रहा है हमें नहीं चाहिए। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा मतलब आप सोचो कि बहुत बारिश हो रही है, हमें वो बारिश नहीं चाहिए, बहुत गर्मी, हमें वो गर्मी नहीं चाहिए, या अभी ये वाला हो रहा है। बट इस एंजाइटी या सोच, देखिए देर आर टू डिफरेंट थिंग्स। वन, you can be probably there can definitely be some things that is happening at core level, and if you feel consistently आपके पास ऐसे emotions हैं, then I think we should always encourage people to go and look for experts. So there are people who have been trained medically and theoretically, they are the best people. We should encourage, first of all we need to remove that stigma कि आप अपनी समस्याएं खुद ही हल कर सकते हैं, ऐसा possible नहीं। right. That's one certain thing. इंडिया में तो बहुत है मतलब अगेन at certain level ये समझना जो आपने प्रश्न किया है ना, जैसे हैप्पीनेस और जॉय दो अलग अलग टर्म है कि लोग हैप्पीनेस ढूंढते हैं और हैप्पीनेस बहुत सारे इमोशंस के बीच में एक और इमोशन है। जॉय इज समथिंग जो आप एग्जैक्टली आपका कोर हो सकता है, थोड़ा सा एक फिलोसॉफिकल टर्म है, बट एट ह्यूमन लेवल अगर आप सोचें कि मतलब जैसे सैड होना, एंग्री होना, हैप्पी होना या चिंतित होना, ये नॉर्मल ह्यूमन रिएक्शंस हैं, एक साइकिल है और वो चलता रहता है। तो एट अ वेरी दैट मंडेन लेवल या फिर एक बहुत ही बेस लेवल पे ओकेजनली सैड होना का मतलब है कि आप इंसान हैं, मतलब देयर इज नथिंग यू नो कि आपको ऐसा कुछ बहुत कि मतलब दैट्स व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट। टेक इट एब्सोल्युटली, व्हेन यू आर हैप्पी। मैंने कहीं पे पढ़ा था, पीपल आर वेरी एंग्शियस टू बी हैप्पी। एंग्शियस टू बी हैप्पी, आप सोचिए कि 2024-25 में प्रसन्नता से ज्यादा प्रसन्नता का जो प्रकटीकरण है उसमें ज्यादा चिंताएं हैं। शो ऑफ, मतलब मुझे ये दिखाना है आपको कि मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ, उसमें बहुत एनर्जी जाती है। ओह माय गॉड, मतलब एग्जैक्टली मुझे, एंड देन अगेन एट वेरी दैट in fact base level, that if I am not bothered much about it, again I am no expert in terms of कि इसके बहुत डीप एनालिसिस किया जाए, बट अगर मुझे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है इस बात पे कि लोग क्या ज़्यादा सोच रहे हैं या क्या ज़्यादा कर रहे हैं, एंड इफ आई एम कंफर्टेबल विद बाउंटी ऑफ इमोशंस, अगेन आई कैन से अगर मैं बार बार एक सर्टेन हैप्पीनेस डिमांड कर रहा हूँ, दिस कुड ऑल्सो बी अ केस ऑफ आई एम बीइंग वेरी एरोगेंट अबाउट लाइफ। इट मे ऑल्सो फील कि मैं बहुत रैंडम और इराटिक और प्रॉब्ली एक अनप्रेडिक्टेबल लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फिर से अगेन जो हमारे पूरे चर्चा का विषय रहा है ना,
acknowledging your emotions, reflecting on it, and then Identifying. learning, identifying it, trigger क्या है, कि कई बार अपने ईगो वाले रथ से भी उतर करके ये समझना है कि मतलब ठीक है, इट्स अ पार्ट। ये बिल्कुल ठीक बात है, मुझे भी लगता है कि ऐसा ही है कि मतलब जैसे इन जनरल क्या है कि कभी कभी फिजिकल नीड्स भी जो हैं इमोशनल चीज़ों को ट्रिगर करती हैं। फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें भूख लग रही है तो बेटर टू फीड योरसेल्फ, है ना। नहीं तो जनरली ऐसा होता है कि अगर भूख लग रही है एंड अगर तुम खाना नहीं खा रहे हो जानबूझ करके, तो इसका मतलब तुम्हें गुस्सा तो आएगा ही आएगा, है ना। तो ये भी एक मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि देखिए इमोशन इंटेलिजेंस में मैंने कहा था ना, ई एंड मोशन, एनर्जी इन मोशन। तो मुझे याद है मैं रांची रेलवे स्टेशन पे उतरा और मैं राजधानी से गया था दिल्ली से, और मैं AC2 में था। AC2 टियर का टिकट जनरली 4000 4200 टाइप का होता है, और मेरे वाले बगल में एक AC फर्स्ट क्लास का एक मतलब जो कू था उसमें 2 होते हैं, और शायद 5,500-6 हज़ार रुपए। मैं आपको क्यों कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ, तो उससे एक फैमिली उतरी, मतलब AC फर्स्ट क्लास है, तो आप सोचिए अगर 4 लोग के कू में था तो रफली उन्होंने मतलब 6 से 8 हज़ार रुपए का, अगर 7 हज़ार मान लेते हैं तो 30-32 हज़ार रुपए खर्च किए होंगे, 28-30 हज़ार। और वहाँ पे जो सर्व करते हैं, मतलब जो अटेंडेंट्स होते हैं, तो वो आया और उसने बहुत ही प्यार से उनसे कहा कि सर कि ये इन्होंने, आपके बेटे ने जो भी थे, शायद 2 पानी की बोतल एक्स्ट्रा ली होगी, तो उसके 30 रुपए हुए। और मैं मतलब मुझे जो लेने आने वाले थे तो मैं उनका इंतजार कर रहा था, तो मुझे उनका कॉन्वर्जेशन सुनना ही पड़ा। मतलब ये था 25-30 रुपए जो भी कुछ था। अब मुझे याद है कि मैं करीब 20 मिनट 25 मिनट वहां पे खड़ा रहा, और वो 30 मिनट उस गरीब अटेंडेंट को ये बताने में उन्होंने खर्च किया, तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रहे हो, हमारे लिए 20-25 रुपए। मैं आपको उदाहरण क्या दे रहा हूँ, ये इमोशनल इंटेलिजेंस की गरीबी का द्योतक है। आप 28 से 30 हज़ार रुपए खर्च करके आए हैं, और एक व्यक्ति आपसे कह रहा है, और आप इस पे कह रहे हैं कि हम पे इल्जाम लगा रहा है कि हमने बोतल ली। आप सोचो कि इसका सही वो क्या था कि वहां पे आप उसको जेब में 100 रुपए निकाल के देते हो, 6 बार आपको सलाम साहब कहता, और आपके बहुत कीमती 25-30 मिनट बचते। इमोशनल इंटेलिजेंस का एक और मार्कर है, you must understand for any argument, for anything, how much life are we bargaining? इस कॉन्वर्जेशन के लिए जीवन का कितना अंश खर्च कर रहे हैं, इज इट वर्थ? तो बिल्कुल टोटली एग्री। अगर मतलब तो जो व्यक्ति इस बात को, जिसने 15 बार रिपीट किया, तुम्हें पता है मैं कौन हूं, तुम्हें पता है, तो वो हाथ जोड़े करा था, बाबूजी मेरे 30 रुपए दे दो, मैं तुम्हें, मतलब उसको क्या फर्क पड़ता है? तो मतलब उसको नहीं फर्क पड़ता। क्यों ऐसी बातें, जैसे आप और हम जिस चीज पे चर्चा कर रहे हैं, क्यों ये हर जगह पहुंचनी चाहिए, ताकि लोग ये समझ जाएं कि मेरा ऐसा तो नहीं कि मैंने अपना सेल्फ इम्पोर्टेंस ऐसी छोटी छोटी चीजों में लगा दिया है और मुझे पता ही नहीं है। मतलब मेरा मानना है कि हमें समटाइम्स वी डोंट इवन रियलाइज कि हम इस पे भी ऊर्जा खर्च कर रहे हैं। नो, आई टोटली एग्री। मैं वही बोलना चाह रहा हूँ कि इन जनरल लोगों का जो रिएक्शन का तरीका है, it is most of the cases में it is maybe I think based on the economic strata, it is based on the specific maybe level you are. Absolutely. तो मुझे लगता है कि ये जो तरीके हैं, मतलब ये ना केवल आपका ही नुकसान कर रहे हैं, बट सोसाइटी बाय इन लार्ज का भी नुकसान कर रहे हैं। बिल्कुल, है ना। तो मतलब यहीं पे जाकर चैलेंजेस बढ़ते भी रहे हैं, क्योंकि वो जो नीचे है, जैसे अटेंडेंस का जो तुमने एग्जांपल लिया, उसका कुछ जा नहीं रहा है, 30 रुपए में किसी का नहीं जा रहा है, बट आई थिंक उसको मन में रियलाइज जरूर हो गया कि आज नहीं तो कल तुम्हें वो बताऊंगा जरूर मैं। है ना। तो क्या कि वो जो फीलिंग है उसमें बैठ गई कि जस्ट बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक स्टेटा यू आर बेटर देन मी, एंड देन यू आर जस्ट शाउटिंग ऑन मी विदाउट एनी स्पेसिफिक रीजन, है ना। क्योंकि 30 रुपए की कीमत तो उस अटेंडेंस के लिए भी कुछ खास नहीं है। तो चैलेंज वहीं पे है, लोग बिना सोचे समझे अपनी एनर्जी को नेगेटिव तरीके से स्पेंड करते हैं। दैट इज समथिंग व्हिच इज मीनिंगलेस मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो मतलब एक और चीज़ है, मतलब जब हम लोग इस तक बात करें तो मतलब मैं ये भी चाहता हूँ कि इम्प्रूवमेंट के क्या क्या तरीके हैं वो डिस्कशन किए जाएं, हाउ टू इम्प्रूव द इमोशन इंटेलिजेंस। उसका एक रीजन भी, जैसे मुझे लगता है कि जैसे हम लोग अगर कंफर्टेबल फील करना होता तो जैसे मान ली स्टूडियो है, वी हैव द AC रनिंग, वी हैव द फैन एक्सेट्रा एवरीथिंग, we understand that this is a shelter which
इज प्रोवाइडिंग अस द इनफ कंफर्टेबल स्पेस जहाँ पे हम बैठ करके बात कर सकें। जब हम लोग इमोशनल क्वेश्चन की बात करते हैं तो हमें अपने आप को सेटिस्फाई कंटेंट की बात करना होता है, मतलब कि हाउ यू फील सेटिस्फाइड, ताकि जो रिएक्शन है वो नेगेटिव ना होकर के पॉजिटिव हो जाए, यही मतलब है। तो हाउ टू मेक योर सेल्फ सेटिस्फाइड, व्हाट आर द मे बी आई थिंक 2, 3, 4 हैबिट्स जो कि लोगों को इनकलकेट करनी चाहिए, अपने आप में लोगों को इम्ब्रेस करनी चाहिए, एज ग्रुप के हिसाब से ना हो करके, कि इन जनरल अगर हम बात कर सकें तो। Can you paraphrase your question? So you're looking for if two people are conversing, ये दो लोग आपस में ऐसे चर्चा कर रहे हैं, तो मतलब वो चर्चा मित्रवत कैसी बनी रहे? हाँ, मतलब है वही, मतलब कि अगर मतलब एक होता है कि अगर आप सेटिस्फाइड हैं अपनी लाइफ से इन जनरल, देन यू डोंट रिएक्ट, है ना। तो मतलब इन जनरल वही होता है ना, जैसे तुम बताया कि एज के बाद वो ज्ञान आता है, लेकिन वहां पे भी हो सकता है कि रिएक्शन का तरीका कुछ और हो, बिल्कुल, है ना। तो मतलब इन जनरल विदाउट एड्रेसिंग टू द स्पेसिफिक एज ग्रुप, हाउ टू इम्प्रूव द इमोशनल इंटेलिजेंस अमंग द ह्यूमन बीइंग, ये क्वेश्चन है। आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट tool that we can use and consciousness is there is a word called empathy जिस पे चर्चा हुई। Okay. empathize करना, मतलब जो हमारा, जिसे कहते हैं ना, जो हमारी गाड़ी आप जो चलाते हैं न्यूट्रल गियर में, तो हमारा न्यूट्रल मतलब वो 0 से शुरू होती है। तो अगर हम किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो जनरली अगर हम न्यूट्रल गियर से शुरू करें और वो न्यूट्रल गियर एम्पैथी है, मतलब दैट इमेजिन कि मतलब हम पहले से जो हमारा ऑपरेशन वाला जो हमारा कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑपरेशन है, अगर वो पॉजिटिव है, बेसिक बेस वैल्यू है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति या लोग जनरली अच्छे होते हैं वाला सेंस। आपने जो बहुत अच्छा एक पॉइंट रेस किया, जो जीवन से सेटिस्फाइड होता है। सो किसी समुद्र के किनारे 2 बच्चे खेल लें, एक छोटी सी बच्ची, उसके पास चॉकलेट्स हैं, कैंडीज हैं, और जो बच्चा है उसके पास ढेर सारे मार्बल्स हैं। तो जब दोनों मतलब अपने अपने जो उनके पास एलिमेंट थे खेल के थक गए, तो द किड गोज टू अनदर, बालिका के पास जाता है और कहता है लेट्स एक्सचेंज, कि जो हमारे पास है मतलब हम लोग एक्सचेंज कर लेते हैं। तो द गर्ल हैप्पीली एग्रीज। तो बच्चा जब अपने जो पेबल्स, जो मार्बल्स हैं उसके पास, मतलब वो उसको लड़की को देने होते हैं और बालिका उसको वो कैंडी देती है। तो इस ट्रांजैक्शन के पहले वो बालक क्या करता है कि वो एक बहुत सुंदर सा जो सबसे पत्थर होता है वो दूसरी पॉकेट में चुरा लेता है, अच्छा, और दे देता है बाकी प्रीशियस, और जो बालिका ने मतलब अपने दे दिया। थोड़े समय बाद लड़की वैसे ही मस्त है जो खेल रही है, और जो बालक है वो बहुत चिंतित है, बहुत एंग्शियस है। तो आप समझ रहे हैं इसका कोर क्या है? बालक इसलिए चिंतित है क्योंकि उसने एक जो पत्थर चुराया था, अब वो ये मान के चलता है कि उस लड़की ने भी सबसे अच्छी सुंदर या चॉकलेट जो होगी अपने पॉकेट में चुरा लिया होगा, मुझे एक नहीं दिया होगा। और लड़की इसलिए खुश है क्योंकि मेरे पास जो था सब मैंने उसको दे दिया, चॉकलेट वाला, उसने सारे मार्बल्स मुझे दे दिए, मस्त है, उसको कोई टेंशन नहीं है। ये उदाहरण आपको बताता है कि मोस्टली हमारा दूसरों के साथ बिहेवियर हमारा अपना रिफ्लेक्शन होता है। बहुत सुंदर। अगर मैं ये मान के चलता हूं कि लोग सेल्फिश होते हैं, तो इसका मतलब है कि मुझे मतलब मेरे कोर में रहता है मैं बहुत सेल्फिश हूं। और अगर मैं मान के चलता हूं कि पॉसिबल है कि 10 में से 6-7 लोग अच्छे होते हैं, 2-3 लोग सेल्फिश हो सकते हैं, बट ये एवरेज है और इसमें कोई बड़ी मतलब ये ऐसे ही चलता आया है। जो परफेक्शन ढूंढना एक बहुत इम्परफेक्ट लाइफ में बहुत सारी समस्याओं की जड़ है। मुझे लगता है इमोशनल इंटेलिजेंस का एक सबसे बड़ा मार्कर है जीवन की अनप्रेडिक्टेबिलिटी और अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करते हुए चलना। कि ये इमोशनल इंटेलिजेंस का सबसे अच्छा मार्कर हो सकता है, ये समझना कि कुछ जगह पे चीजें आपके अनुसार नहीं चलेंगी, आप कुछ भी हो कैसे भी हो ऐसा ही है। ये मतलब लाइफ में ऑर्डर ढूंढने से बड़ी मूर्खता कोई नहीं। लाइफ बाय डिजाइन इज वेरी मेसी। सो इफ यू आर इमोशनली इंटेलिजेंट यू अंडरस्टैंड कि इसके डिजाइन में ही मेस है। और अगर आप मतलब आप बहुत ज्यादा परफेक्शन या कुछ ऐसा ढूंढने की कोशिश करते हैं, एंड देन वंस यू
operate on this assumption, no, it can be put into an order. मुझे लगता है आप हमेशा चिंतित रहेंगे, दूसरों को भी चिंतित रखेंगे. And once you realize it, it's messy and it's erratic, and sometimes it's okay that things may turn in a very different order. So दो चीजें हैं, empathy, understanding uncertainty and realizing it that things may go wrong, and sometimes also not expecting similar result every time. It's okay. I give you an example. In one of the अब ये इस moment पे I remember कि किसी चैंपियंस ट्रॉफी में कहीं पे भी lost a match against पाकिस्तान. बहुत sensitive matter है. And धोनी was the captain. तो अब पिछले कुछ साल से हमने मान लिया कि हम जीतने के लिए ही बने हैं. हाँ बिल्कुल. वो बात अलग है. लेकिन मुझे याद है कि उस मैच के बाद से धोनी बैठे हुए थे और उनसे इंटरव्यू पूछा जा रहा है. वो सुनने वाला है, सभी को सुनना चाहिए जो बहुत हाइपर फैंस होते हैं. एंड somebody asked what do you think, and then उसका जो आंसर था मुझे भी याद है. ऐसे देखो मतलब कि आई थिंक हम लोग 12-13 जीत चुके थे मैच, उसके बाद एक वो जीते 17 में चैंपियंस ट्रॉफी में शायद हम हारे थे. And he said, do you realize it? It's 13-0, it could be 14-0. One fine day it has to happen. Like, isn't it? Yeah, very nice. मतलब ये डिजाइन है. And then you realize it, you did your best, and then probably it doesn't work like this. It's so big. आपका पेन इस बात पे तो नहीं है कि आप ओन कर रहे हैं विक्ट्री. You don't own it. Every time आप जीत जाएं ऐसा तो हो ही नहीं सकता. Absolutely. It is impossible. Neeraj Chopra, when he lost his gold against Pakistan's Nadeem in javelin throw, again a very intelligent interview what he came up with that. He said that it was his day. I gave my best. It wasn't enough and sufficient. As a sports person, I have to acknowledge it and move on. I totally agree. मुझे भी लगता है कि कहीं ना कहीं हमें अपनी एक्टिविटीज और अपने एफर्ट्स के लिए ऑनेस्ट होना चाहिए. और देन यू ऑल्सो रिकग्नाइज योर बेस्ट एफर्ट्स एंड देन बी कॉन्टेंटफुल, है ना. कि मतलब मुझे लगता है कि यही कॉन्टेंटेड होना ही शायद लाइफ का अभिप्राय भी यही है. बिकॉज अगर आप नहीं भी होते तो भी आप कुछ उखाड़ नहीं पाते हो. अगर आप सोचो, मैं बच्चों को हमेशा कहता हूँ, and I think you must also, why kids should play sports? What is your answer? मतलब if there is one reason कि बच्चों को क्यों खेलना चाहिए स्पोर्ट्स, अनसुपरवाइज स्पोर्ट्स, ऐसा ना हो कि पेरेंट छतरी लिए खड़े हो और बच्चा खेल रहा हो. अनसुपरवाइज स्पोर्ट्स, what do you think? What it, apart from all physical benefits and one, what does it do? तो मुझे लगता है कि शायद वो जो 24 घंटे में एक तो मतलब डिसहार्मनी लाने के लिए भी जरूरी है. बिकॉज एवरी moment, every hour, minutes, you are just maybe I think following the structured schedule. Absolutely. तो थोड़ी सी randomness लाना बहुत जरूरी है. बहुत जरूरी. Yes. वो शायद उस तरीके की abruption से ही आती है, और वो daily हो जाए तो nothing like it. तो मतलब that is my understanding. If I could add one point, sports teaches you how to lose. It's a very critical lesson to learn how to lose. Very nice. No matter who you are. I've just given an example. You can be the best batsman, best captain one, but you will lose. You have to accept it. आप बिजनेस में हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैंडल करते हैं, and अब मैं क्लासेस लेता हूँ, and then probably I have had some classes when people came to me and says it was not a good experience. I'll have to accept it. I can fight it. I can exactly question his observation कि तुम्हें पता है मैं कौन, इससे क्या फर्क पड़ता है. तो आपने मतलब कॉन्ट्रैक्ट लिया है, बहुत अच्छा से काम किया, और कोई आया नहीं, ये वाला नहीं हुआ. सो स्पोर्ट्स के साथ जो भी खेल के बड़े हुए हैं, या थोड़ा बहुत क्यों खेलना चाहिए, अपार्ट फ्रॉम प्योरली फ्रॉम वन, क्योंकि कई बार आप जानते हैं कि ये गेम का नेचर है. नो मैटर व्हाट यू डू, यू विल लूज. I totally agree and value this suggestion on point. मुझे भी लगता है कि मतलब every time when we lose in the business, in terms of any bid that we lose, be it because of XYZ reason, मुझे लगता है कि every time we analyze and we get to learn कि अच्छा ठीक है, मतलब that is something which we have missed. Absolutely. And next time we should not. और नेक्स्ट टाइम भी हो सकता है कुछ और गलती कर ले. बिल्कुल है. तो मतलब हमें लगता है कि वी हैव टू टेक दिस पॉजिटिवली, और शायद उसी से ही लोग सीखते भी हैं. एब्सोल्युटली. तो इंस्पायरिंग होने में और बहुत टॉक्सिक होने में यही अंतर है.
कि इमोशनल इंटेलिजेंस का एक एग्जांपल ये है कि कई बार आपको लगता है कि आप हर चीज को ऑपरेट करके या एक सर्टेन इनपुट्स को करके आप रिजल्ट कंट्रोल कर सकते हैं। इसका उत्तर है नहीं कर सकते। आप रिजल्ट कंट्रोल नहीं कर सकते। आप डेफिनेटली यू कैन इंप्रूव अपॉन योर इनपुट्स, दैट्स व्हाट लाइफ इज। सो वन ऑफ द हॉलमार्क ऑफ अंडरस्टैंडिंग यू नो दैट और प्रॉब्ली अंडरस्टैंडिंग एंड ऑपरेटिंग अंडर द कि आपका इमोशनल इंटेलिजेंस कितना इम्प्रूव हुआ है, एक सबसे बड़ा हॉलमार्क यही है कि कई बार रिजल्ट्स को एक्सेप्ट करना है। इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट, क्योंकि बहुत सारे साइकिल में ये भी एक एक्सेप्टेड पार्ट, वो भी रिस्पॉन्स का तरीका वो भी है। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, एक और चीज़ है जो कि जैसे आज के टाइम में कोई भी इंफॉर्मेशन आपको पता चलती है, देन द वे यू रिएक्ट यूजिंग द इमोजीज, है ना, तो वो इमोजीज जो है वो आपके इन जनरल इमोशंस को उनके हिसाब से तो वो अभिव्यक्त कर ही देता है। बट मुझे लगता है कि जिसको इमोजीज मिलती है उसके हिसाब से तो देयर इज नथिंग इमोशनल अबाउट द इमोजी, है ना। तो ये जो कल्चर है, डू यू थिंक दैट इज समथिंग व्हिच नीड्स टू बी करेक्टेड और दिस इज ओके? अनलेस बोथ पार्टीज और प्रॉब्ली आई थिंक अगर कोई बहुत लाइट मैटर है या कुछ ऐसा ओकेजन ऑफ हैप्पीनेस है, देन इमोजीज कैन बी वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स। बट if it's very emotionally sensitive issue, I think last time we discussed कि किसी की डेथ हो गई और आप उसमें रोने वाले इमोजी भेज रहे हैं, हाँ। So you remember that point? I think it's very insensitive way of sending a message. वहाँ पे कई बार कुछ नहीं कहना बहुत अच्छा कम्युनिकेशन होता है। अच्छा, एक मान लो एम्प्लॉय लेवल पे अगर EQ इम्प्रूवमेंट की बात करें इन टर्म्स ऑफ हाउ टू मैनेज द कोलीग और द बॉस और मैनेजर, तो कैसे उसको इम्प्रूव करें? ऐसा भी कुछ है? आई विल स्टार्ट एट द एम्प्लॉय लेवल। फर्स्ट ऑफ ऑल, एज एन एम्प्लॉय लेवल यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दे विल बी, कि आप अगर एक एम्प्लॉय हैं तो आपको ये समझना है दैट यू विल बी डूइंग समथिंग फॉर विच यू विल बी गेटिंग सम फीडबैक, एंड यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर इट। You have to ensure that exactly कि आपने जो भी प्रोजेक्ट किया है या जो उस पे किया है उस पे लोगों के रिएक्शंस आएंगे ही आएंगे। Once you accept it, it's a valid proposition, it's a part and parcel of the game that you are playing कि ये इसका पार्ट है। And that's why the first thing. Second, once you operate on this assumption कि इस फीडबैक से अगर इसमें क्रिटिसिज्म है लेकिन मेरा इम्प्रूवमेंट भी इनबिल्ट है, कि अगर कोई मुझे बार बार ये बताते रहे तूने बहुत अच्छा काम किया तो इसमें मैं क्या सीखूंगा? अगर कोई बताए कि इसमें 2 से 3 पॉइंट मिसिंग थे तभी तो इम्प्रूव हो सकता है। तो आप देखोगे कि जो भी अच्छे बैट्समैन होते हैं वो सीखते जाते हैं, फीडबैक को ऑपरेट करते हैं। एंड दैट्स व्हाई सो एज एन एम्प्लॉय, फर्स्ट थिंग दैट अंडरस्टैंडिंग कि आप इंस्टेंटली रिएक्ट ना करें, अंडरस्टैंडिंग दैट फीडबैक आएगा ही आएगा और उसमें से आपको अपना योर growth depends on your ability to find constructive points from criticism. That's one point of it. As an employee, you also have to understand, I'm giving you a very different example. Who are your 4-5 closest friend? आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस उन 4-5 व्यक्तियों के डिस्कशन से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। जैसे कई बार लंच टाइम पे चाय पीते समय हम गॉसिप करते हैं, वो बहुत हेल्दी होता है। इट्स एब्सोल्युटली फाइन और होना ही चाहिए सभी को। करेक्ट, कि लोग बॉस की अगर बुराई ना करें तो फिर बॉस की उम्र भी कम हो जाएगी। तो 4-5-6 लोग मिलके, लेकिन होता क्या है, उन 4-5-6 लोगों में से ना 1-2 लोग उसको बहुत दिल से लगा करके वो दिन भर वही वाला इमोशन ढूंढते हैं। So having it, at purely at fun basis, it's fantastic. But one has to realize कि अगर कोई आपका बॉस है तो उसके पास कुछ तो कारण होगा ही बॉस बनने का, अदरवाइज कोई भी बन चुका होता। So understanding that point कि ऐसा ना हो कि आप उसकी नेगेटिविटी आपके व्यवहार में झलकने लगी है आपके ग्रुप में, कि गॉसिप किया और गॉसिप को गॉसिप की तरह से भूल गए, बट ऐसा आपका व्यवहार प्रभावित नहीं होना चाहिए इतनी सारी नेगेटिविटी से। I'll take the second point. If you have the boss, then I keep on using this quote. One of the highest marker of a leader, and one of the highest qualification of his emotional intelligence can be not to rub off his or her bad mood on his employee. As a leader, you will have power over people.
और अगर आप अपने इस बात को रिकग्नाइज करना है कि आपके इमोशंस का इम्पैक्ट पड़ता है और अगर आपका बैड मूड बहुत जल्दी रब ऑफ होता है, so as a leader you have to understand that will you be able to operate despite that emotion कि वो rub off ना हो, and when you are giving feedback checking it, am I criticizing the person or am I criticizing the issue? So जब आप फीडबैक दें वहाँ पे आपको अपना इमोशनल इंटेलिजेंस बार बार प्ले करना होगा. आई वॉन्ट हिम टू इम्प्रूव, आई डोंट वॉन्ट टू पनिश हिम. I repeat that statement. Do you want to punish him? Do you want him to improve? Yeah. If you want to punish him, then punish him first. And once you are satisfied, whatever the mode of it, जो आपका है, then operate on that his or her improvement. क्योंकि वो improve करेगा तभी आपका project भी improve करेगा. कई बार leaders ये गलती करते हैं. They keep thinking that they are giving feedback for improvement, but eventually they end up punishing them. Nobody learns anything under duress or stress. कोई भी स्ट्रेस में कभी भी कुछ नहीं सीख सकता purely at adult level. That's why it's critical, it's important that bosses, leaders understand that point. And जो last time में एक point था, I would like to repeat, leaders should have the ability to separate person from the issue, sharing their observation in a non-judgmental tone. And adding a qualifier. I'm giving you this feedback because I'm very confident of your ability to improve. ये टोन सेट कर देगा. So, अगर हम दोनों चीज़ों को जोड़ लें, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, क्योंकि दोनों चीज़ें सेपरेट कभी थी ही नहीं. And emotional intelligence is all about conveying the right tone, right message. And taking away any form of ambiguity. किसी भी तरह का जो confusion है, उसको दूर करना. I am doing this because this is what I have in my mind. And if the employee has to say something to the boss and say, sir, I have understood this point, I was confused about this point, I did not like that point, can I express my dissatisfaction with this? If you are probably, but यहाँ पे लीडर्स का रोल बड़ा है, उनको वो साइकोलॉजिकल सेफ्टी देनी होगी. आई टोटली एग्री. आई थिंक मुझे भी लगता है कि शायद किसी भी इस तरह की कॉन्टेक्स्ट को हमें थोड़ा सा मतलब पर्सपेक्टिव वाइज भी सोचना चाहिए. नीड टू फाइंड द सोल्यूशन रेदर देन मे बी आई थिंक क्रिएटिंग और एडिंग अनदर प्रॉब्लम. मुझे भी लगता है कि आई थिंक वेन एवर वी ऑल्सो गेट स्टक सम टाइम. और तो मुझे लगता है जैसे वी हैव अ मेंटर एडवाइजर और हम लोग उनके पास जाते हैं. मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी और मे बी थिंक आई गेट टू हैव अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव, है ना. और हमेशा मुझे लगता है कि उनकी एडवाइजेस से, सजेशन से आई गेट टू हैव दैट मे बी आई थिंक a different kind of perspective which I have now never thought. वो शायद perspective more towards the solution finding है rather than maybe I think adding another question to the problem. Very nice. तो मुझे लगता है कि थोड़ा फैमिली लेवल पे बात करते हैं. तो क्योंकि in general what we have seen, मतलब we have seen the family, immediate family in two phases. एक वो है जो कि बिफोर मैरिज है और एक वो है जो आफ्टर मैरिज है. एंड यू सी द स्टार्क डिफरेंस ऑल्सो समटाइम्स, नॉट ऑल टाइम्स. उस वाले केसेस में क्या है कि मतलब व्हेन यू हैव अ बिफोर द मैरिज पर्सपेक्टिव यू सी लॉट ऑफ गुड थिंग्स बिकॉज यू हैव मे बी आई थिंक you spend some time or less time with your partner. Post marriage, when you spend maybe I think always 24 hours time with the partner, you get to hear a lot of things. जैसे मूवी में भी ज़्यादातर मूवीज तुम देखो तो उसमें उतनी ही स्टोरी दिखाते हैं कि हाँ वो सब कुछ हुआ. जैसे DDLJ देख लो, सब कुछ हुआ, उन्होंने पूरी लड़ाई लड़ी, फैमिली से हुआ, बाद में अमरीश पुरी जो है वो मान गए कि जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी. अब जिंदगी नहीं दिखाते हैं जो जीने चाह रहे हैं. हाँ, बट वो आगे का पार्ट नहीं दिखाते कि सिमरन ने जो है वो जिया कैसे. तो वहाँ का जो कंपोनेंट है वहाँ पे हमें लगता है कि वो वाला पार्ट भी उतना ही मैच्योर और इम्पोर्टेंट होना चाहिए. समटाइम्स इट डजंट हैपन ऑल्सो. तो उस जो पर्सपेक्टिव है मतलब उसको कैसे मतलब हाउ दैट कपल यूज द
EQ or EI, emotional intelligence, to improve the, maybe I think, couple goals or the relation between two of them. उसके लिए मतलब how do you perceive things as a third party person? How do you see the bird eye view on this? I'll give you a couple of probably my observation again. One thing, both need to accept each other, that we both need to accept each other's that fault lines and then probably imperfections. So I keep on wishing somebody when they get married. तो मेरा एक favorite wish है जो मैंने अपने लिए मतलब मैंने खुद बनाया है, and I keep on telling them and that I say that respect your differences and enjoy your similarities. So I always keep telling them, I said that respect the differences and enjoy the affinities and similarities. So you like enjoy like enjoy watching the typical who done it kind of, आपको सस्पेंस मूवी पसंद है, मस्त खूब सारी देखिए, and then understand कि उसको चाय में अदरक पसंद है, तुम्हें इलायची पसंद है, दो अलग अलग चाय बना लो. Do not try कि तुम उसकी चाय में जबरदस्ती इलायची डाल रहे हो. I'm giving you a very crude example कि हमारे यहाँ दो लोग दो अलग अलग तरह की चाय पीते हैं. आप कोशिश आप करें और क्योंकि दो व्यक्ति बहुत डिस्टिंक्ट कार्बन एलिमेंट अलग हैं. हाँ, कार्बन एलिमेंट जो मेरा जो पॉइंट है, और अननेसेसरली होमोजेनाइज करने की कोशिश करना कि सबको आप एक प्लेटफॉर्म पे लेकर चले ही आएंगे वाला, इससे बड़ा सरदर्द आप क्रिएट नहीं कर सकते. So many a times that probably giving you when you understand that different people will have different context and different point of advance, and again not being overly then driven by social media की लाइफ बड़ी हंकी डोरी टाइप की जो आपने कहा था. So somebody said when you are marrying you must understand romance doesn't last, cooking does. And then romanticism is a fun and cooking is a very boring chore. So once you realize it कि फिर से complete package है, और व्यक्ति complete package के साथ आता है, आप सिर्फ उसका अच्छा वाला part enjoy नहीं accept नहीं कर सकते. इसका मतलब है कि अगर कोई बहुत हैंडसम है या रिच है या वन और रात में खर्राटे लेता है तो वो एलिमेंट है पूरा. आप एक चीज माइनस नहीं कर, आई एम जस्ट गिविंग यू अगेन अ क्रूड एनालॉजी. So anybody comes with complete package. Once you probably don't operate under the assumption of that I'll have a mythical Mr. or Miss Perfect जो होता ही नहीं है, तो जीवन थोड़ा सा नॉर्मल चलता है वाला. And once you realize it कि मोबाइल फोन लेना और probably choosing a partner दोनों distinct अलग अलग एलिमेंट है, you will always have people with imperfections. And again, they will always be, if two human beings, they will always have enormous capacity to annoy you in one way or another. Very nice. That's the way life goes on. अच्छा, इसमें इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट से भी कुछ डिफरेंसेस आते हैं? आते होंगे. मुझे लगता है कि ये वैसा ही अंतर है कि जब आप सलमान खान की पहली पिक्चर थी मैंने प्यार किया, और बहुत साल बाद उन्होंने पिक्चर बनाई मैंने प्यार क्यों किया. अच्छा, दूसरी पिक्चर भी है. हाँ, मतलब दोनों ही वाले हैं. दोनों ही हैं. तो जो कि मतलब आई लव यू जानू से लेके खाने में फिर आलू तक का जो सफर है कि जब आप यंग होते हैं तो कोई भी ऐसी चीज बड़ी रोमांटिक लगती है, एंड व्हेन प्रॉब्ली इट गोज ऑन योर हेड यू रियलाइज इसमें इतना रोमांटिक वाला पार्ट था भी नहीं. फिर से मतलब इफ यू रियलाइज इट, जैसे आई एम समबडी that who likes to read. I also watch movies, but मैं हर दिन मूवी या टीवी नहीं देख सकता, मतलब exactly unless and until it's of my own choice. And once I realize it that probably कि 10 में से मुझे 4-5 दिन टीवी देखना पसंद है, 5-6 दिन पढ़ना पसंद है. It's possible the other person watches TV every day, तो हम दोनों एक दूसरे को ना चेंज करें कि वो थोड़ी टीवी स्लो करके लिखनी है, या फिर मतलब एग्जैक्टली इफ आई कैन हैव माय ईयर प्लग एंड आई कैन रीड इट. दो में से कोई एक एलिमेंट रादर देन कि आप संघर्ष कर रहे हैं. गिव द इनफ स्पेस, गिव enough space to operate. And I don't know how is it connected to one, but अगर आपकी प्रसन्नता किसी एक व्यक्ति पे निर्भर करती है तो आप जीवन भर बहुत अप्रसन्न रहेंगे. If your entire set of happiness is dependent on one person, another person, not on you,
you are in for huge disappointment. Okay. Why? Because you are tying yourself with his mood wala type ka, and because two different people will have two different lifestyle goals and one. इसका मतलब है once you are able to operate, give somebody space, find something your own space to operate, then आप थोड़े बहुत मतलब झगड़े अपने enjoy कर सकते हैं. In general, day to day practice में I feel that I am very social. और मुझे लगता है कि ये चीज़ मुझे बहुत लोगों से कनेक्ट भी करती है. बट मुझे लगता है कि जैसे ही मतलब इफ़ देयर इज़ अ सिचुएशन वेयर आई नीड टू गिव द कंडोलेंस मैसेजेस टू समवन, या मुझे अगर फ्यूनरल में जाना है तो मतलब इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक आई फील दैट आई एम नम्ब. मुझे नहीं पता चलता है कि मुझे उस तरह से उस सिचुएशन में उसको कैसे सपोर्ट देना है. और ये मैं कमी मानता हूँ. मैं इट इज़ नॉट दैट आई फील कि ये चीज़ मतलब लेस इम्पॉर्टेंट वाली है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो समय है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है तुम्हारे मित्र के लिए, तुम्हारे कोलीग्स के लिए. बट मुझे लगता है कि दैट इज़ समथिंग दैट आई विश दैट आई कुड इम्प्रूव अपॉन. और वो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है. तो ये जो पार्ट है जो मैं इमोशनली अनअवेलेबल कोट कर रहा था, वो इस तरह की सिचुएशन में है जहाँ पे आपको करना तो रिएक्ट या रिस्पॉन्स उस तरह से चाहिए, बट यू आर नॉट डूइंग दैट. इस चीज़ को कैसे इम्प्रूव किया जाए, दैट इज़ माई क्वेश्चन. देखो अनुराग, कई चीज़ों का मतलब एग्जैक्टली गाइडलाइन बनाई नहीं है जिसमें स्पेशली हम इमोशनल लेवल पे कनेक्ट करते हैं या इमोशनल लेवल पे जब जुड़ते हैं. एक मेरे फ्रेंड के पिताजी कैंसर की 4th स्टेज पे थे, उनकी सर्जरी हो रही थी. तो लखनऊ में हम सारे फ्रेंड्स मतलब लखनऊ पहुंचे उस दिन. और मुझे अभी भी याद है कि अंदर सर्जरी, हम 4-5 फ्रेंड्स बाहर बैठ के कभी इधर देख रहे हैं कभी उधर देख रहे हैं. आप क्या ही कर सकते हैं. और उस समय के बाद से सारे वापस अपने अपने शहरों में वापस लौट गए. मतलब 1 दिन रहे, 2 दिन रहे शायद. एंड देन आई थॉट अबाउट इट कि हम 4-5 वहाँ क्या करने गए थे. तो फिर मुझे मतलब ये बात मतलब जब वापस में जब चर्चा हुई तो फिर मैं याद आया कि कई बार आपको कुछ करना नहीं होता, बट आप अपने फ्रेंड के साथ खड़े होते हैं तो वो उसको हमेशा उस समय लगता है दैट यू आर नॉट अलोन. सो मेनी अ टाइम द एक्ट ऑफ सॉलिडैरिटी दैट यू आर नॉट अलोन, आई एम हियर, ये अपने आप में बहुत बहुत बड़ा मैसेज होता है. दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. बट क्योंकि आपने गाइडलाइन पूछा है, इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी 2-3 चीज़ें जो इमोशनल इंटेलिजेंस और कम्युनिकेशन में जो बताई जाती हैं. वहाँ पे आप अपने कान लेकर के जितना जाए और अपनी टंग को आराम दें, that will when you're there to grieve with that person, or probably rather than telling your own story. कई बार जब आप पूछते हैं अच्छा क्या हुआ, तो दूसरा व्यक्ति बताता है उससे पहले हमारे पास अपनी कहानी अवेलेबल होती है. We try to trump their story कि देखो मतलब ये कैसा वाला पॉइंट. वहाँ पे आई थिंक बेटर लिसनिंग स्किल्स कैन गिव अ गुड रिजल्ट. मैनी अ टाइम्स अलाउइंग दैट. कई बार ऐसा होता है कि आप जैसे नम है, आप सोचो जिसके साथ ये घटना हुई है वो तो आपसे ज्यादा नम होगा ही होगा. द पर्सन इज नॉट एबल टू फाइंड प्रॉपर वर्ड्स. Then sitting there for whatever time is available and just assuring if you need any help, it's there. Then not necessarily asking too many questions if you find the person is. कई बार लोग बहुत बार बताने की कोशिश करते हैं, तो सुनना चाहिए. कई बार आपको लगता है that the person has got into a shell. Then maybe with passage of time. I remember somebody said it कि बहुत अच्छे एक राइटर हैं, सिमोन सिनिक, अगर आपने नाम सुना है उनका. सिमोन सिनिक, SINEK. उन्होंने कहा कि ऐसा मेरे फ्रेंड के फादर की डेथ हो गई थी, एंड देन ही सेंड अ मैसेज वाली एग्जैक्टली. तो हर सुबह 9 बजे he would just send a message that I'm here if you need to talk about anything, I will be available from 9 to 9:15 and 1. And say कि मैं हर महीने मतलब 2 महीने तक मैंने ये मैसेज रोज डाला. And finally at the end of first month he called me up and he cried a lot.
सो व्हाट सिमोन सिनेक बताना चाहते थे उस पॉइंट पे कि कई बार इमोशनल बैगेज जो है ना, वो पर्सन भी नहीं समझ पा रहा है कि उसका वेट कितना है, एंड दैट्स व्हाई वहाँ पे पेशेंस डिस्प्ले करने की ज़रूरत है। कोई भी आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता है कि आपके पास आप बहुत सारे वर्ड हो या बताने के लिए। कई बार लोग चाहते हैं कि आप उनकी बात सुने तो सुन लीजिए, कई बार चाहते हैं कि बस आप उनके साथ रहें, तो साथ रहना बहुत बड़ी बात है कि आपने अपना वक्त निकाला एंड यू आर स्टैंडिंग विद योर फ्रेंड। आई थिंक दैट विल सेटल द मैटर अ लॉट। जो मैंने देखा है कई बार जगह पे कि लोग 5 मिनट भी वेट नहीं कर पाते, उनके पास इतने सारे क्रिकेट, पॉलिटिक्स से लेके बिजनेस के ट्रांजैक्शंस और ऐसे होते हैं, मुझे दैट आई फाइंड इट स्लाइटली इरिटेटिंग, स्पेशली जहाँ पे लोग ग्रीव करें। या तो आप बाहर चले जाएं या शांत रहना, क्योंकि हमें कम पता रहता है शांत रहना। एक डेस्परेशन है ना, वी ऑलवेज ट्राई टू फिल द साइलेंस। समटाइम्स साइलेंस कैन बी द बेस्ट कम्युनिकेशन वी कैन एवर हैव to Very process nice. what's Yeah. happening. I totally agree, and I totally I think believe in what you are saying. मुझे भी लगता है कि शायद your presence itself is the required Absolutely. activity there. जरूरी नहीं कि आप जबरदस्ती उस समय कुछ सलाह दें। हाँ, मतलब हो सकता है उस समय वो ही ना, जरूरत ही ना, जरूरत ही नहीं है। हो सकता है कि 2, 4, 5, 10 दिन के बाद से इफ यू आर चेकिंग विद दैट पर्सन, डू यू नीड एनी हेल्प इन दिस, कुछ ना कुछ निकल के आएगा। मुझे ये मतलब मुझे लगता है मेरा वैसे तो जो क्वेश्चन आंसर है वो सब खत्म हो गए, बट आई थिंक इन जनरल मैं जानना चाहता हूँ कि मतलब हाउ यू हैव बिल्ट योरसेल्फ इन टर्म्स ऑफ with such special skills. मुझे लगता है कि जो ठहराव है and the kind of examples that you take to respond to such questions, मुझे लगता है कि they are very humane. In general लोग उससे को रिलेट करते हैं। I have learned a lot. तो ये जो स्किल है वो तुमने कैसे बिल्ड की है? I don't know if I have built any skill, but I'm practicing it. Okay. संभव है कि किसी दिन स्किल बिल्ड हो जाए। Okay. मुझे एक कहानी याद आती है कि कोई एक जो ताइक्वांडो मास्टर थे, उनके पास गए, बहुत कोई रिनाउंड थे। तो उन्होंने उनसे पूछा कि मास्टर आपका बहुत बड़ा नाम है, और पर एग्जैक्टली कि आप कैसे मतलब ट्रेंड हो गए इसमें, या कैसे इतने हाईली स्किल्ड हो गए, हाउ हैव यू मास्टर्ड दिस स्किल? So उनका रिप्लाई था, I have been practicing since 30 years, I haven't learned it. मुझे वो उत्तर बहुत अच्छा लगता है कि exactly I have been practicing, and संभव है कि किसी दिन थोड़ा सा सीख जाए। And मतलब जीवन अपने आप में एक evolution है। I keep making mistakes. Sometimes probably once you feel, and then the only thing probably I like about myself that once I make mistake I realize it. कि कई बार ह्यूमन कम्युनिकेशन में आई एम अ स्टूडेंट एंड ट्रेनर ऑफ इट, बट यस आई हैव समटाइम्स आई सेंड अ मैसेज, समटाइम आई से समथिंग टू पीपल एंड देन आई रियलाइज नो इट वाज बैड, इट वाज इन बैड टेस्ट, एंड देन आई एक्नॉलेज इट। अगर मुझे कोई पार्ट मुझ में अच्छा लगता है, शायद यही है, आई एक्नॉलेज इट, इट वाज अ स्टूपिड थिंग टू डू, एंड आई होप एंड विश कि ये बना रहे, मतलब कि आप अपनी मूर्खताएं पता चलते रहनी चाहिए। इट्स वन ऑफ माय फेवरेट कोट कि आप समय के साथ बुद्धिमान समझदार होते हैं कि नहीं, आप कम मूर्ख होते आते हैं अगर आप कॉन्शियसली मेहनत करें, ताकि आप जब निकलने की बारी हो तो आपके ग्रेवस्टोन पे लिखा जा सके, somebody who tried to be less stupid. So I'm a big champion of this quote. Thank you so much, Amit. I think it's a great experience. मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें इन जनरल मुझे लगता है कि वी आर टू मच बिजी इन आवर डे टू डे लाइफ। मुझे लगता है कि इस तरह से पुरानी चीज़ों को याद करना, एंड ऑल्सो मुझे लगता है कि जो हम लोगों ने डिस्कशन किया दैट इज़ वेरी कॉन्टेक्चुअल, जो कि हम सब की लाइफ को कहीं ना कहीं कोर तक उसको इम्पैक्ट और इफ़ेक्ट करती है। वही है कि सब शायद इन सब चीज़ों के बारे में सोचने का और समझने का समय या मौका नहीं मिलता है। वी डोंट गिव इनफ consideration also to such maybe topics. तो मुझे लगता है कि that was an opportunity for me also to explore and exercise and with you nothing like it, क्योंकि मुझे लगता है कि जो भी conversations चाहे वो पहले वाले एपिसोड में हमने किए in terms of on communication and now with the emotional intelligence, मुझे लगता है कि
दैट इज़ नॉट समथिंग दैट मुझे लगता है कि मेरा कोई एक्सपर्टाइज एरिया है, बट दैट इज़ समथिंग दैट आई हैव आस्क्ड एज ए लेमैन, क्योंकि मुझे लगता है कि विद such exposure and maybe I think whatever life has given to me, I feel very happy sometimes and feel gratifying also to all the reasons कि मुझे लगता है कि इतना सब कुछ सीखने जानने का मौका मिलता है, तो उसी तरीके से मैंने पूछा, एंड देन यू हैव डन वंडर्स टू सच कन्वर्सेशन. एवरीथिंग यू हैव आंसर्ड सो करेक्ट एंड सो maybe I think insightful to me at least. आई एम होपफुल कि हमारे ऑडियंस को भी ये कन्वर्सेशंस बहुत पसंद आए होंगे. एनी लास्ट विजडम? I don't know exactly that if I can give some wisdom. जब लंका युद्ध समाप्त हो गया तो श्री राम माता कौशल्या के पास पहुंचे और उन्होंने उनको प्रणाम किया. तो माता कौशल्या ने कहा कि राम, तुम रावण को मार आए, तुमने महाप्रतापी रावण का वध कर दिया. तो श्री रामचंद्र ने अपने हाथ जोड़े और माता से कहा कि माता, कि तीनों लोगों के स्वामी, इतने बड़े वीर, इतने महाप्रतापी को मैं तो मार ही नहीं सकता था. रावण को मैंने नहीं, मैंने मारा है. मैंने मारा, हाँ, मैंने मारा है, ये उनका उत्तर था. वेरी नाइस. ये मतलब जो हम अपने पुराणों में, जो हम अपने इतिहास से, जो अपने आराध्य देवों से, ईश्वर में जिनकी आस्था है, उनसे सीखते हैं. आप देखोगे कि कभी भी किसी भी जगह पे मतलब श्री राम ने, वासुदेव कृष्ण ने, और भी जो ईश्वर आप देखोगे, उन्होंने कभी आपको ये नहीं बताया कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ या क्या. उन्होंने हमेशा अपना सेवा भाव ही बताया. इस उत्तर में फिर से श्री राम ने कहा कि मैं निमित्त मात्र था. उनका अहंकार इतना बढ़ गया था कि मतलब उन्हें तो जाना ही जाना था, मैं नहीं होता. तो मतलब वो ये आपको बता करके जा रहे हैं कि अहंकार, मतलब क्योंकि हमारा टॉपिक इमोशनल इंटेलिजेंस है, और जो जिसे ईगो कहते हैं सामान्य भाषा में, कई बार अगर हमारा ईगो इतना बड़ा होता है कि हम किसी चीज़ को या किसी टॉपिक को या किसी व्यक्ति को उस ईगो के तराजू में तौल रहे हैं. So I'll just have one closing remark of it. That's one thing that again, ego doesn't take you anywhere. Yeah. Nobody remembers you. अभी किसी ने, I think बॉब डायलन ने, किसी ने, एक अमेरिकन जो पॉलिटिशियन थे, उनकी जो थोड़े दिन पहले उनको असैसिनेट कर दिया गया था एक अनफॉर्चुनेट इवेंट में. तो पॉलिटिकल वो था, उन्होंने कहा कि कुछ तो कमेंट दिया उनके लिए और फिर कहा, इफ यू वांट टू बी रिमेम्बर विद काइंडनेस व्हेन यू आर गॉन, you need to treat people with kindness when you are alive. Yeah. So if you want to be remembered with kindness, you need to treat people with kindness. Empathy, kindness हमारे पूरे communication का दायरा बेसिस है. Empathize करना, समझना कि मतलब इस context में या कहीं पे, I think इससे बड़ा इमोशनल इंटेलिजेंस क्या ही हो सकता है, कि हो सकता है कि व्यक्ति जिससे आप बात करो उसके जीवन के अपने चैलेंजेस हो, तो कई बार दूसरे को थोड़ा सा डिस्काउंट दे देना, इट्स ऑल राइट. मतलब ट्रैफिक में ही अगर कोई आपसे क्रॉस करके चला गया, डिस्काउंट दे देना, हो सकता है उसे हॉस्पिटल जाना हो. वेरी नाइस, बिल्कुल ठीक बात है. दैट आई डू रिमेंबर दैट द लास्ट पॉइंट ऑफ इट, दैट देयर वाज अ गर्ल एंड दैट मदर, दे वर गोइंग समवेयर एंड देन बाइकर्स का एक गैंग निकल गया. एंड तो मदर बहुत, मतलब मदर समझदार थी, तो तुरंत एंग्री हुई कि मतलब ये क्या हुआ. एंड जो छोटी बच्ची थी वो कह रही, ममा यू शुड बी एंग्री, इट्स पॉसिबल दे आर गोइंग टू बाय देयर हेलमेट्स. तो बच्ची का जो कॉन्टेक्स्ट था कि उसके मन में वेनम नहीं आया था कि ये मतलब होते ही ऐसा है कि बाइकर्स है. उसने तो पहली बार देखा, उसने देखा इतने सारे बाइकर है कि हो सकता है कि भाई हेलमेट खरीदने जा रहे हैं, उन्हें जाना. सही बात है. तो कॉन्टेक्स्ट समझना कि संभव है कि ये व्यक्ति मतलब उतना खराब ना हो जितना हमें लगता हो, थोड़ा सा डिस्काउंट दे देना, और जीवन के अनप्रेडिक्टेबिलिटी को समझना. वेरी नाइस. We must not take life too seriously. We are never going to come alive out of it. बिल्कुल बहुत जजमेंट, सारी चीजें सेटल कर देता है. जजमेंट नहीं करना चाहिए. Absolutely. So thank you अनुराग for having me here. I'm not sure कि आपके जो इतने बुद्धिजीवी दर्शक हैं उनको क्या होगा. सो आपने ये अपॉर्चुनिटी दी. I feel obliged. I feel responsible for people's time. Hope we have been able to produce something जो किसी को किसी एक पॉइंट पे शायद उनके लिए एक किसी तरह का हेल्प प्रोवाइड कर सके. I'll be very happy to have it. So thank you very much for having me. Great. Thank you so much. Thank you. Thank you so much everyone for patience listening.
और मुझे लगता है कि आपके इस तरह के सहयोग से वी हैव रीच टू ऑलमोस्ट लाइक 75th एपिसोड ऑफ GT लॉग। आप इस तरह से अपना सहयोग और प्यार शेयर करते रहें, हमारे चैनल को लाइक कर लें, और इफ़ यू हैव एनी स्पेसिफिक सजेशंस ऑन द गेस्ट लिस्ट, प्लीज़ डू। You can connect us on social @greentree.global. You can also connect to our guest. His credentials in terms of LinkedIn ID shall be provided in the description. Thank you so much, everyone. Until next time, Jai Hind, Jai Bharat. Thank you.